हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हियर इज़ अकाया और आज मैं पढ़ाने वाली हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो कि बहुत प्यारा चैप्टर है, क्लास 12th का सेकंड चैप्टर है। तो प्लीज़ ध्यान से इसको समझ लेना, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड लाइव सेशन आते हैं उसके लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो सबसे पहले देखिए हम पढ़ने वाले हैं आखिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। देखो दोनों अगर चैप्टर के नाम में जाए तो ह्यूमन मतलब तो पता ही है सबको ही इंसान होता है, ठीक है। और रिप्रोडक्शन भी पता ही होगा कि फ्यूजन होता है गैमेट्स का। एंड देखो ये रिप्रोडक्शन का मतलब होता है इट्स मीन प्रोड्यूसिंग ऑफ एन ऑफस्प्रिंग, मतलब बच्चे पैदा करना। एक रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम बच्चे पैदा कर सकते हैं। एंड बच्चे को यहाँ पे ऑफस्प्रिंग बोला जाता है। गाइस देखो कुछ टर्म्स हैं जिसको रटना पड़ेगा ही, तुमको पता है रटना तो पड़ेगा ही। ऑफकोर्स बायो है तो रटना तो पड़ेगा। तुमने बचपन से ही सोचा होगा कि बायो है तो पढ़ना तो पड़ेगा, रटना तो पड़ेगा ही। रटने की स्किल अच्छी है तो भाई बायो अच्छी है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है, ऐसा नहीं बोल रही मैं कि बायो रटना ही है, सिर्फ समझ के पढ़ो ना, क्या दिक्कत है। जैसे आप फिजिक्स को समझ के सॉल्व करते हो, सबसे करते हो ना, वैसे ही बायो होता है, इसमें भी समझ के पढ़ना पड़ता है। देखो प्रोडक्शन इन द सेंस है कि अगर हम रिप्रोडक्शन करते क्यों हैं, ताकि कंटिन्यूटी हमारी जनरेशन की बनी रहे। मतलब हमारे जनरेशन का जो भी एक कंटिन्यूअस मैनर में हमारे बच्चे होंगे तो हमारा जीन मेंटेन रहे जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। देखो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो ह्यूमन्स जो होते हैं दो तरीके के लाइक जो होते हैं ना ह्यूमंस, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। साथ में ये वीवी पैरस होते हैं। वीवी पैरस इन द सेंस कि ये जो होते हैं बच्चे पैदा करते हैं, ना कि अंडा। अगर एग प्रोड्यूस करते हैं तो इनको हम ओवी पैरस करते हैं, लेकिन यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं इसके लिए हम क्या कहते हैं, वीवी पैरस। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग का मतलब क्या होता है, जिसमें गैमेट का दो फ्यूजन हो, अलग अलग गैमेट्स का फ्यूजन होता है, इसको हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जिसमें डिफरेंट साइज के सेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं। मेल गैमेट इन्वॉल्व होता है एंड फीमेल गैमेट इन्वॉल्व होती है, ओवम और एग। एंड मेल गैमेट इन्वॉल्व होता है, स्पर्म, ठीक है। ठीक है। इवेंट्स देख लो। इवेंट्स में सबसे पहले हमारा जाता है गैमेटोजेनेसिस। नाम के मतलब से आप समझ सकते हो, गैमेटो गैमेटो इन द सेंस कि ये गैमेट की बात कर रहा होगा, ठीक है। एंड जीनेसिस का मतलब ही होता है कि फॉर्मेशन। तो यहाँ हम नाम से ही पता चल जा रहा है हमें कि आखिर हम बात किसकी कर रहे हैं। इसकी मतलब है कि हम गैमेट का ही फॉर्मेशन करा रहे हैं। तो इस नाम से आप समझ गए गैमेटोजेनेसिस का मतलब। अब देखो यहाँ लिखा है फॉर्मेशन ऑफ अ गैमेट, गैमेट जनरेशन। वही मैंने आपको बताया, जेनेसिस मतलब जनरेशन, यानी जनरेट करना किसी चीज़ को, या फिर नॉर्मली प्रोडक्शन, ठीक है। देखो अब मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, क्योंकि मेल्स जो होते हैं ना ये स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। तो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल जो होती हैं ओवा प्रोड्यूस करती हैं, ओवा या ओवम, इसीलिए हम इस प्रोसेस को कहते हैं oogenesis। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन मेल जिसको हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। एंड फॉर्मेशन ऑफ ओवम या एग जिसको कि हम लोग oogenesis कहते हैं, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस हमारा आ जाता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि अब तो देखो गैमेट बन चुका गैमेटोजेनेसिस से, अब गैमेट बनने के बाद उसको कहीं भेजना भी तो पड़ेगा ना। तो इंसेमिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम मेल गैमेट को यानी स्पर्म को भेजते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, यानी कि वेजाइना के अंदर, सर्विक्स के अंदर भेजते हैं, ठीक है। ठीक है। अब बात करते हैं हम फर्टिलाइजेशन की। अब जो स्पर्म है ना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर चला जा चुका है, अब फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है अब मेल एंड फीमेल तो पास पास आ चुके हैं, तो इन दोनों का फ्यूजन होगा। अब फ्यूजन होने के बाद एक प्रोडक्ट बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं गैमेट, सॉरी जाइगोट, ओके, अंडरस्टैंड। अब देखो यहाँ लिखा है इम्प्लांटेशन। अब देखो सारी चीज़ें हो गई, अब इम्प्लांटेशन क्या होता है। देखो हमारे पास जाइगोट बन गया। अब जाइगोट जब जा करके ब्लास्टोसिस, ब्लास्टोसिस अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन देखो एज अ आइडिया दे देती हूँ। ब्लास्टोसिस का एक ऐसा स्टेज होता है, जाइगोट आगे जाके डिवाइड करता है, ठीक है। और जाइगोट बना क्या लेता है, आगे चलने के बाद ब्लास्टोसिस्ट बना लेता है। अब ब्लास्टोसिस्ट जो होता है ना जाके यूटराइन एंडोमेट्रियम से अटैच होता है। एंडोमेट्रियम का मतलब क्या होता है, एंडो देखो यूट्रस जानते हो, आगे पढ़ोगे, बस एक आइडिया ले लो कि एक ब्लास्टोसिस्ट होता है, ठीक है। जाइगोट थोड़ा सा डिवीजन करता है तो ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। अब वो ब्लास्टोसिस्ट धीरे धीरे जाता कहाँ पे है, यूट्रस के पास। यूट्रस से क्या होता है, यूट्रस की 3 लाइनिंग होती है, हर तो लाइनिंग चीज़ से बनता है, सबको पता है कि हर चीज़ के पास लाइनिंग होती है। तो उसी तरीके से यूट्रस के पास भी लाइनिंग होती है, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, ठीक है, और मायोमेट्रियम। जो ये एंडोमेट्रियम है ना सबसे बाहर की लेयर नहीं है, सॉरी गाइस, सबसे अंदर की लेयर है, ठीक है, एंडोमेट्रियम, जहाँ पे जाकर के ब्लास्टोसिस अटैच हो जाता है। समझ में आई बात, ठीक है। अब देखो ये कैसे बनता है ब्लास्टोसिस, वो भी देख लो, यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है, साफ सुथरा। यहाँ पे देखो यहाँ पे बना क्या है, यहाँ पे बना हुआ है,
ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कि जाइगोट जो होता है ना, सबसे पहले जाइगोट जो रहता है डिवाइड करता है, मैंने वही बोला डिवीजन से बनता है, तो सबसे पहले डिवाइड किया, 2 सेल्ड स्टेज में आया, फिर 2 सेल से 3 सेल, 3 सेल से 4 सेल, 4 से 8, ठीक है, तो 8 से 16, 16 से 32 सेल में जब आ जाता है तो हमारा फाइनल स्टेज आ जाता है जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। मतलब यहाँ से 16 से 32 सेल ब्लास्टोसिस्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कितने सेल? 16 से 32 सेल ब्लास्टोसिस्ट में हमारे प्रेजेंट होते हैं। देखो गाइस, क्या ही छुपाने का मतलब है, तुम्हें भी पता है कि पीडब्ल्यू की नोट्स है तो क्या ही छुपाना, ठीक है। देखो, यूटेराइन एंडोमेट्रियम बता दिया, वही जो मैंने तुमको बताया कि एक लाइनिंग होती है यूट्रस की। देखो, सबसे इनर मोस्ट लाइनिंग होती है यूट्रस की। ये देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये हमारे पास क्या है, एक लाइनिंग, दूसरी लाइनिंग एंड तीसरी जो अंदर की लाइनिंग है जो रेड कलर से मार्क किया है, वहीं पे ब्लास्टोसिस्ट जो कि 16 से 32 सेल से मिलके बना होता है, यही आके अटैच हो जाता है, ठीक है, एंडोनाइट्रियम की मेट्रियम, ठीक है, एंडोमेट्रियम, ठीक है। अब देखो प्रोसेस आ जाता है पांचवा, गेस्टेशन। अब देखो यूटेराइन से, यूटरस से हमारे पास क्या अटैच हो चुका है, ब्लास्टोसिस्ट। अटैच होने के बाद क्या होता है, बेबी का ग्रोथ होता है, बेबी बढ़ता है, तो 9 मंथ का वो पीरियड जहाँ पे बेबी ग्रोथ करता है, ड्यूरेशन ऑफ एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट यूजुअली जिसको हम 9 मंथ का पीरियड कहते हैं। अब आ जाता है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब होता है सिंपली डिलीवरी ऑफ बेबी। बेबी जब बाहर में आता है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं गाइस, पार्चुरेशन का प्रोसेस है, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी की लाइन क्या लिखी हुई है, एज यू अवेयर, जैसे कि आप अवेयर होते हो, ठीक है, जैसे आप अवेयर होते हो, हमें पता है कि ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, वीवी पैरस होते हैं, यानी कि ये बच्चे पैदा करते हैं डायरेक्ट, ना कोई एग बनाते हैं, ठीक है। द रिप्रोडक्शन इवेंट्स जो होते हैं, इसमें गैमेटोजेनेसिस आता है पहला, जिसमें कि हम गैमेट का प्रोडक्शन करवाते हैं। स्पर्म बनता है मेल में, ओवम बनती है फीमेल में। स्पर्म स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू बनता है एंड ओवम में oogenesis के थ्रू बनता है, ठीक है, मतलब फीमेल में। अब स्पर्म जो होता है ट्रांसफ़र करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव जेनिटल ट्रैक में, जिसको इंसेमिनेशन कहते हैं, ये दूसरा प्रोसेस है। तीसरा, अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल का बेबी मतलब गैमेट फ्यूज करता है, जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसके बाद क्या बनता है, हमारे पास जाइगोट बन के रेडी हो जाता है, इसको हम तीसरा प्रोसेस कहते हैं। अब आगे जाइगोट थोड़ा सा डेवलप्ड होता है एंड ब्लास्टोसिस बनाता है, तो ब्लास्टोसिस जो होता है अब जा करके अटैच हो जाता है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग से यूट्रस की, जिसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है क्या, चौथा प्रोसेस। अब एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट जो 9 मंथ का पीरियड होता है, इसको हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। अब बेबी की डिलीवरी होने वाली होती है, उसको हम क्या कहते हैं, पार्चुरेशन। तो ये सारे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं जो हमने पढ़े, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स हैं हम अभी ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है गाइस। देखो, टाइप ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स, देखो सेक्सुअल ऑर्गन्स हमारे पास कितने होते हैं, 2 तरीके के ऑर्गन्स होते हैं। सबसे पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, सेकेंड में आ जाता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। देखो सिंपली मीनिंग इतना सिर्फ होता है, मैं बता दूं। देखो देखो ये हमारे पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, इनका 2 ही काम होता है। पहला काम, ये सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस कराते हैं, सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस कराते हैं। दूसरा काम इनका होता है कि ये गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन कराते हैं, गैमेट का फॉर्मेशन कराते हैं। तो कोई भी पूछे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से होते हैं, तो तुम सिर्फ इतना बोल देना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जो कि सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस कराते हैं, दूसरा गैमेट का फॉर्मेशन कराते हैं, ठीक है। अब आइए सर लाइन पढ़ते हैं कि दी क्या गई है। यहाँ लिखा हुआ है, आर द ऑर्गन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैमेट का प्रोडक्शन, ठीक है, गैमेट का प्रोडक्शन कराते हैं, जिसमें स्पर्म बनता है मेल में एंड फीमेल में ओवा बनता है, एंड दूसरा प्रोडक्शन ऑफ एन हार्मोन्स, जो मेल में टेस्टोस्टेरॉन बनता है एंड फीमेल में एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरॉन बनता है। टेस्टोस्टेरॉन का ही दूसरा नाम है हमारे पास एंड्रोजन। क्या है, एंड्रोजन। गाइस काफ़ी बड़ा लिख दिया, आप भी सोच रहे होगे कि क्या दीदी आप भी ना, तो देखो टेस्टोस्टेरोन का ही दूसरा नाम है। आप ये कंफ्यूज कभी मत होना कि टेस्टोस्टेरोन दूसरा है एंड एंड्रोजन जो होता है वो दूसरा है, बिल्कुल नहीं। जैसे ये पहला हार्मोन है, ये दूसरा हार्मोन है फीमेल में, तो ये अलग अलग हार्मोन है गाइस, अलग अलग हार्मोन है। लेकिन मेल की बात करें हम अगर, तो ये एक ही हार्मोन है एंड्रोजन, जिसका नाम प्रोजेस्टेरॉन है, ये एक ही हार्मोन है, ठीक है।
समझ में आई बात? समझ में आई बात? हमने लाइनिंग भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ ही ली है, ठीक है। तो सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको होनी चाहिए, ठीक है। हमने इतना पढ़ लिया, ठीक है गाइस। अब देखो यहाँ सेकंड पॉइंट में लिखा है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं? वो होते हैं सेक्स ऑर्गन जो कि ना कि गैमेटोजेनेसिस में इवोल्यूशन रखते हैं, ना कि रिप्रोडक्शन या फिर गैमेट का प्रोडक्शन करवाते हैं। सिर्फ क्या करवाते हैं? गैमेट का ट्रांसफर कराते हैं, ठीक है, एंड स्टोरेज में काम करते हैं और प्रेगनेंसी को कंसीव कराने में ये सारे सेक्स जो ऑर्गन्स होते हैं वो सारे माने जाते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देख लो, मेल में वास्ट डिफरेंस आ गया, इपीडिडाइमस आ गया, रेटिटेस्टीज आ गया, एंड फीमेल में यूट्रस आ गया, फलोपियन ट्यूब आ गया। देखा? तो वो सारी चीज़ें रटनी है, तुम्हें पता है, मुझे भी पता है, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा इंटरेस्ट के साथ ऐसा लाइफ से कंपेयर किया करो ना। लाइक देखो, मन में क्या सोच के पढ़ रहे हो वो मैटर नहीं करता। किसी गंदी चीज़ को भी अगर आप अच्छी चीज़ में यूज़ कर रहे हो ना, ठीक, डर्टी माइंड वाले को भी आज अगर पढ़ाई में यूज़ कर रहे हो तो क्या दिक्कत है ना? किसको पता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हम क्या सोच के क्या लर्न किए थे। भाई देखो, पढ़ाई में कुछ गलत नहीं है। तुम गलत से सोच के भी सही चीज़ पढ़ रहे हो ना, एक क्वेश्चन तुम्हारा सही हो जा रहा है, तो भाई इसमें गलत क्या है? समझे? अब आगे देखो, क्वेश्चन एक आ जाता है, द इंटायर टाइम ड्यूरेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक 9 मंथ का पीरियड होता है जो कि एक गेस्टेशन पीरियड को माना जाता है। अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस ऑफ यूटेराइन के वॉल को हम क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन पीरियड कहते हैं। सॉरी गाइज, समझे? ठीक है गाइज, चलो तब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, थैंक यू एंड थैंक यू। एंड देखो, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे के लेक्चर इसी तरीके से आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। सो अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है डिफरेंसेस इन अ रिप्रोडक्टिव एवेंट्स ऑफ एन मेल एंड फीमेल। मेल एंड फीमेल में कौन कौन से रिप्रोडक्शन में एवेंट्स होते हैं, अलग क्या होता है उसमें, हम वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है मेल्स में और यहाँ लिखा हुआ है फीमेल्स में। देखो साइन बनाने आता है ना, ये ऊपर से ऐसे एरो बना है तो ये मेल है, और नीचे से नॉर्मली ऐसे क्रॉस बना है, ठीक है, क्रिश्चियन जैसा, तो ये फीमेल है। देखो मेल में क्या लिखा हुआ है, मेल में देखो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, इसलिए हम इसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। फीमेल में देखो oogenesis कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओवा या एग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ये प्यूबर्टी पे ही स्टार्ट हो जाती है, प्यूबर्टी पे ही स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब क्या है, जब जो 17-12 मतलब सॉरी 16 to 80 या फिर फिजिकल चेंजेस की बात करें तो 10 से 14 साल में लड़कों में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनकी प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है। इस टाइम पे ही जो होता है स्पर्म का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एंड तब तक चलता रहता है जब तक इंसान मर नहीं जाता। मतलब मेल्स में, ओल्डर मैन में भी ये ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है। लेकिन अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट कि जब तक बच्चा जब पेट में रहता है ना, 9 महीने का, जब 9 महीने का गेस्टेशन पीरियड चलता रहता है, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट जब वो होता रहता है ना, उसी टाइम पे मतलब बच्चा जब तक पैदा भी नहीं हुआ होता तब तक लड़कियों में जो होता है oogenesis यानी ओवा या एग का बनना स्टार्ट हो जाता है। एट अ मीनोपॉज तक चलता है। स्टॉप कब होता है? मीनोपॉज तक। मतलब अगर मेल में बात करें तो स्पर्म बनना कभी भी बंद नहीं होता, लेकिन फीमेल में ओवम का बनना बंद हो जाता है। कब बंद होता है कोई पूछे तो कह देना मीनोपॉज के टाइम पे। मीनोपॉज क्या होता है? मीनोपॉज एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें फीमेल्स का पीरियड आना बंद हो जाता है। मतलब जब बंद हो जाता है उसी टाइम पीरियड को हम मीनोपॉज कहते हैं। जब स्टार्ट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बता देना। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या सिस्टम्स, ठीक है। तो देखो, पेल्विस रीजन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। इसमें इतने टाइप्स होते हैं, इतने पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट टेस्टीज, जो कि एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। सेक्स ऑर्गन का काम तो पता था तुम्हें ना? पता था कि नहीं? सबसे पहले ये बताओ, सबसे पहला काम क्या था? गैमेट बनाना। दूसरा काम क्या था? सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन। सेक्स हार्मोन में क्या आता था? बताया तो था आप लोगों को, इतनी जल्दी भूल गए? कमेंट करके फटाक से बताओ। सेक्स हार्मोन में एंड्रोजन करता था, ठीक है। सेकंड आ जाता है डक्ट, यानी कि एसेसरी डक्ट्स कुछ होते हैं जो कि स्पर्म के पास आउट में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये सारे रेटिटेस्टीज, वास डिफरेंशिया, इपिडोडाइमस, वास डिफरेंस, और ये सब है क्या? ये सब हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सेकेंडरी सेक्स हार्मोन। ये सारे सेकेंडरी सेक्स हार्मोन्स हैं। थर्ड पार्ट आता है एसेसरी ग्लैंड्स।
ये कुछ ग्लैंड्स के नाम हैं, जैसे सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको हम काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। ये सारे स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, साथ में काफ़ी चीज़ें ट्रांसपेरेंट में भी बहुत सारा हेल्प करते हैं। अब आ जाता है एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट, जिसको कि हम पेनिस कहते हैं एंड स्क्रोटम कहते हैं। मेनली इसको हम पेनिस में ही रेंडर रखते हैं, ठीक है। अब हम ट्रांसवर्स सेक्शन यानी टीएस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखने वाले हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन अ पेल्विक रीजन, ठीक है। इट इंक्लूड्स रेटी टेस्टिस, इपिडाइमस, वास डिफरेंट्स, ठीक है। ये सारे प्रोसेस तो मेनली इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले आ जाता है टेस्टिस, फिर आता है एक्सटर्नल डक्ट्स या ग्लैंड्स आते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी कि पेनिस। मोस्टली इसमें हम पीनस को ही रखते हैं, ठीक है। देखो पार्ट्स देख लो, आखिर ये कहाँ चीज़ें कहाँ कहाँ लोकेट होते हैं। तो मैं अपना डायग्राम बना के तुम लोगों को समझाऊंगी, जिससे तुम्हें आसानी से सारी चीज़ें समझ में आए। देखो मैं वही काम करूँगी जो तुम्हें समझ में आए, ठीक है। तो नॉर्मली एक हल्का फुल्का डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है। अंडरस्टैंड, ठीक है। काफ़ी लाइक जज वगैरह मत करना कि आता नहीं है ऐसा वैसा गाइज। वेट अ सेकेंड, ठीक है, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल मत सोचो, अरे जगह ही कम पड़ गई गाइस। डोंट वरी, मैं भी बताती हूँ। सो गाइस देखो, जल्दी जल्दी में जो बना मैंने बना दिया, ठीक है। देखो अब ये जो है हमारे पास ये पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं टेस्टीज, तो जानते ही होगे आप सब लोग, ठीक है। ये जो मोटा सा नीचे पार्ट है ना, इसको हम कहते हैं ग्लैंस पेनिस। क्या कहते हैं, ग्लैंस पेनिस। और इसके ऊपर एक पतली सी स्किन जुड़ी होती है, जिसको हम फोर स्किन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोर स्किन कहते हैं। ये हमारे पास जो गया है ना, इसको हम वास डिफरेंस कहते हैं। वास क्या कहते हैं, वास डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो गया है, इसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, जो यहाँ पे इकट्ठा होता है। ये जो हमारे पास है ना सेमाइनल वेसिकल है। ये जो हमारे पास दिख रहा है, एक चीज़ और प्रेजेंट होती है गाइस, मैं थोड़ा भूल गई। यहाँ देखो ये हमारे पास ऐसे करके एक पार्ट आता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कह देते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। ये जो छोटा सा बीच की तरह पार्ट है, इसको हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। समझ में आई बात, इतनी बात समझ में आई, समझ में आई, समझ में आई तो चैट सेक्शन में फटाफट यस लिख दो, ठीक है, टाइम के साथ लिख देना। अब मैं देखो इसमें समझा रही हूँ। देखो पहली चीज़ क्या दी गई है यहाँ पे, ये जो पार्ट दिख रहा है जो मैंने ऐसे करके बनाया है, ठीक है, ये पीछे साइड से होगा, ये आगे से आपको हाफ दिख रहा है, लेकिन पीछे से पूरा इस तरीके का पार्ट होता है, ठीक है। तो ये एक ही होता है, कैसा होता है, एक ही होता है, जिसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, ये एक होता है, ठीक है। सेकेंड पार्ट ये देखो साइड गाइज, सॉरी 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 एवरीवन, ये देखो सेकेंड पार्ट हमारे पास ये छोटी छोटी बिंदु दिख रही है दो किनारे किनारे, इनको हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर काउपर्स ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। यूरेथ्रा देख लिया हमने, ये पेनिस देख लिया हमने, तुमको पता ही है। ये देखो ऊपर से एक कवरिंग होती है स्क्रोटम के, जिसको स्क्रोटल सैक कहते हैं। ये मोटा वाला पार्ट जिसको ग्लैंड्स पेनिस कहते हैं। इसके पास यूरेथ्रल मीटस होता है, ऑरिफिक होता है, जहाँ से यूरेथ्रा बाहर जाता है। स्क्रोटम के अंदर का पार्ट देख लो, देखो सबसे पहले स्क्रोटम जो रहता है दो फॉल्ट में डिवाइडेड होता है, दो स्क्रोटम के सैक होते हैं यहाँ पे, जहाँ पे लोकेटेड होता है हमारे पास टेस्टिस। स्क्रोटम एक सिंगल पाउच में प्रेजेंट होता है, दो टेस्टिस प्रेजेंट होती है, सबको पता है टेस्टिस दो होती है। ये यूरेथ्रा होता है, जहाँ से जो यूरेटर होता है, जहाँ किडनी से जो होता है हमारे पास, जहाँ से यूरिन पास होता है, यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे यूरिन आके स्टोर होता है। सेमाइनल वेसिकल पता है तुमको, पढ़ा था, क्या है, एसेसरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है। ये कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट जो कि सेमाइनल वेसिकल से मिलके बनती है, समझ में आई बात। वास डिफरेंस होता है जो टेस्टिस से स्पर्म को ले जाने में हेल्प करता है। इपियोडाइमस टेस्टिस, ये सारे टेस्टिस एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, सॉरी जहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, जिसको कि हम लोग टेस्टीज कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये साइड व्यू है, एनसीईआरटी का डायग्राम है, पढ़ लेना। ये वास देखो, पढ़ना तो सब तुमको है ऑफकोर्स, डायग्राम में तो तुम ऑफकोर्स बना ही लोगे। देखो ये टेस्ट वास डिफरेंस है, यूरिनरी ब्लैडर ये है, हमारे पास सेमाइनल वेसिकल आ जाता है, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट ये है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो एकदम ऐसा एक ही ग्लैंड होता है, ऐसे बना होता है, पीछे से नॉर्मली इस तरीके से होता है, ठीक है।
ये हमारे पास रेक्टम है, एनस है, ठीक है, ये टेस्टीज है, ये स्क्रोटम है, पाउच जो कि टेस्टीज को कवर करके रखता है, ये पेनिस है, यूरेथ्रा जहाँ से यूरिन पास करता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो कि लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में हेल्प करता है, ग्लैंड्स पेनिस जो मोटा पार्ट होता है पेनिस का उसको ग्लैंड्स पेनिस कहते हैं, यूरेथ्रल मीटस जहाँ से के बाद यूरिन बाहर आता है इसको यूरेथ्रल मीटस कहते हैं। यही एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है, समझ गए समझ गए, यही चीज़ है, सेम चीज़ जो मैंने अभी यहाँ पे ऊपर बनाई थी सेम चीज़ है। देखो ये जो डायग्राम है ना ये वाला डायग्राम है, ये वाला डायग्राम है, ठीक है, समझ गए। सो वेल थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। सो गाइस कोई डीपी है, सबसे पहले डीपीपी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। आंसर फटाफट से बताते रहना, ठीक है, चैट सेक्शन में, ठीक है। लाइव लेक्चर तो नहीं जा रहा है लेकिन कमेंट सेक्शन में पॉज करके आंसर पहले बता देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ह्यूमन बींग्स एग्जिबिट, आखिर ये ह्यूमन बींग्स कैसे होते हैं, ह्यूमन बींग्स कैसे होते हैं, विवीपेरस होते हैं, सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म रखते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन रखता है। विवीपेरस यानी बच्चे पैदा करते हैं, सही बात है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, सही बात है, सेक्सुअली तरीके से हम इनको अलग कर सकते हैं कि मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है, तो बिल्कुल सही बात है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब कि अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है, बिल्कुल सही बात। तो इसका सही आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी आंसर नंबर 4। सेकेंड क्वेश्चन, इवेंट दैट डज नॉट अकर इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज, इंसेमिनेशन होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता, गैस्टेशन होता है, पार्चुरेशन होता है। तो इसका सही आंसर हमारे पास पहले ही एलिमिनेट से मिल गया, सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फंक्शन ऑफ एन गोनैड्स, गोनैड्स का मतलब होता है टेस्टीज या फिर ओवरी, ठीक है। गैमेट का प्रोडक्शन बिल्कुल होता है, हार्मोन का सिक्रेशन बिल्कुल होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता। सही आंसर कौन सा हो गया, डी ऑप्शन। इसका सही आंसर कौन सा होगा, इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, एसेसरी डक्ट्स होता है, एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं, एक्सटर्नल जेनिटिलिया होता है। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 5, टेस्टीज इन मोस्ट मैमल्स आर लोकेटेड एक्स्ट्रा ऑब्डोमेन बिकॉज, स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है, क्यों, क्योंकि 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस जो होता है लोअर दैन द बॉडी टेम्परेचर हमारे पास स्पर्म का रिक्वायरमेंट होता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, देखो ना यहाँ लिखा है स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस हायर देन द, ना भैया लोअर देन द, इतना ज़्यादा टेम्परेचर दोगे बेचारा टेस्टीज हम स्पर्म का प्रोडक्शन ही ना कर पाए। स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टेम्परेचर सेम है द बॉडी टेम्परेचर, अगर ऐसा होता तो फिर वो बाहर क्यों ही जाता, बाहर क्यों ही जाता वो, ठीक है। इसका सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में जाते हैं, ठीक है। फाइंड ऑड वन आउट ऑफ द रिस्पेक्ट टू एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी डक्ट्स में क्या नहीं है ये फाइंड करना है। रेटी टेस्टीज, बोलो 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 बोलो, डक्ट्स में होता है, वास डिफरेंस होता है, सेमाइनल वेसिकल नहीं होता क्योंकि ये ग्लैंड है, इपिडाइमस होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या निकल के आ गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर बोलो 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 सी, सेमाइनल वेसिकल। क्वेश्चन नंबर 7, ग्लैंड्स पेनिस इज कवर्ड बाय द लूज फोल्ड स्किन, जिसको हम क्या कहते हैं, फोर स्किन। समझ में आई बात। आइडेंटिफाई ए बी सी, सबसे पहले ए देखो, ए क्या है, इजैकुलेटरी डक्ट, तो इजैकुलेटरी डक्ट भाई देखो, इजैकुलेट डक्ट इजैकुलेट डक्ट इजैकुलेट इजैकुलेट डक्ट सब सेम ही है भाई भाई भाई, कुछ नहीं कुछ एलिमिनेशन काम नहीं आ रहा। अब बी पे जाओ, ए पे नहीं आ रहा बी पे जाओ, बी क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बी पे, तो ये तो सही लग रहा, बी पे प्रोस्टेट, नहीं भाई ये आंसर कट गया, बी पे सेमाइनल वेसिकल बिल्कुल कट गया भाई, बल्ब ये भी नहीं है, दो चीज़ मिल गए, ए और डी में से कोई होगा। अब सी पे जाओ, सी क्या बोल रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड, सी पे स्माइल वेसिकल, ना भैया कट गया ये, हटो। अब क्या बचा हमारे पास, प्रोस्टेट ग्लैंड, बच गया भाई बच गया, मिल गया डी ऑप्शन हमारा सही आंसर मिल गया भाई। अब चलो थोड़ा सा कुछ मंगाओ कुछ खाने पीने को, मस्त आंसर मिल गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है, द इनलार्ज एंड जो पेनिस का होता है उसको ग्लैंड्स पेनिस कहते हैं, वो लूजली फोल्ड ऑफ स्किन से कवर होता है जिसको कि हम क्या कहते हैं, फोर स्किन। समझ में आई बात। ए बी सी डी को फिर से भाई मैच करो, ये क्वेश्चन बड़ा दमदार होता है, दमदार होता है एकदम भाई, एलिमिनेशन मेथड से बड़ा मस्त कर सकते हो, बड़ा मस्त कर सकते हो। देखो ए क्या है, सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। अब देखो सेमाइनल वेसिकल कौन सा है, सेमाइनल ना भैया पहले ही कट गया, सेमाइनल वेसिकल हाँ बिल्कुल थोड़ा सा देख सकते हैं, सेमाइनल वेसिकल हाँ हाँ बिल्कुल देख सकते हैं, सेमाइनल वेसिकल हाँ इसको भी देख सकते हैं, मतलब एक तो हट गया। अब बी पे जाओ, बी क्या है, प्रोस्टेट, प्रोस्टेट, बी बल्बो ना भैया तू कट गया, ठीक है, बी बल्बो तू कट गया भाई कट गया, प्रोस्टेट ग्लैंड, मिल गया आंसर भाई, मिल गया आंसर, आंसर नंबर डी। आगे देखने की जरूरत नहीं ना भाई, तुमने सही किया, बिल्कुल सही किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखो पढ़ा है तो कर पाओगे। सबसे पहले नेगेटिव चीज को हाईलाइट कर लिया करो, नेगेटिव चीज को हाईलाइट कर लिया करो, क्या लिखा है, नॉट, कौन सा पार्ट नहीं है, मोस्ट प्यूबिस,
ऐसा तो अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं भाई, पहले ही आंसर मिल गया, पहले ही आंसर मिल गया। आंसर क्या होगा? ए। सेमाइनल वेसिकल आर लोकेटेड। सेमाइनल वेसिकल कहाँ लोकेट होता है? बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, या ऑन आइदर साइड ऑफ यूरेथ्रा, या अबव यूरिनरी ब्लैडर, या बिलो यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के कहाँ पे लोकेट होता है? देखो इसका डायग्राम देख लो, इफ दिया है तो। वेल देखो हमने यूपर ही देखा था। सॉरी, ये देख लेते हैं। देखो हमारे पास ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर मैं रेड कलर से बनाती हूँ, ब्लैक ब्लैक ब्लैक। यूरिनरी ब्लैडर कहाँ है? ये। अब ये सेमाइनल वेसिकल इसके पीछे से जा रहा है, तो सही आंसर क्या होना चाहिए? बिहाइंड ना, उसके पीछे से जा रहा है, तो इसका सही आंसर कौन सा मिल जाता है हमारे पास? बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। क्या मिल जाता है? बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। क्वेश्चन नंबर 13, द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स का फंक्शन क्या, या ग्लैंड्स का फंक्शन क्या होता है? ठीक है, कौन कौन क्या करवाता है, मेंटेन कौन कराता है? तो सही आंसर देखो इसका यही होगा। मेल में बात हो रही है तो ऑफकोर्स टेस्टिकुलर हार्मोन, स्पर्म्स यानी जो प्रोड्यूस करवाता है। टेस्टीज भी, टेस्टीज नहीं बाबू टेप। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है पीक्यू को आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करना है। अब देखो पी, देखो सर्विक्स आ सकता है, विजाइना आ सकता है, यूट्रस आ सकता है, एंड ये हमारे पास सर्विक्स आ सकता है। कि घटिया है भाई, फीमेल में पार्ट में आ गई। देखो फीमेल अभी तुमने पढ़ा नहीं है, फीमेल तुमने पढ़ा नहीं है, पढ़ा नहीं है तो कहाँ से करोगे, पढ़ा नहीं है तो कहाँ से करोगे? बट फिर भी ट्राई करो, ट्राई करो, हो जाता है, हो जाता है क्या? ट्राई करो, ट्राई करो। क्या है? पी पूछ रहा है, पी क्या है? नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, मैं बोल रही ना, तुमने अभी पढ़ा ही नहीं है, क्या कर पाओगे? चलो फिर भी। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक साथ देने के लिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है? और बस सब्सक्राइब कर दो फटाफट से। सो गाइस अभी हम पढ़ने वाले हैं टेस्टीज़ के बारे में। किसके बारे में? टेस्टीज़ के बारे में। टेस्टीज़ क्या था? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था सबसे पहली चीज़। टेस्टीज़ दो होते हैं। अगर हम दो सिंगुलर फॉर्म में बात करें तो इसकी स्पेलिंग आई होती है। अगर प्लूरल में बात करें तो ई के जगह पे आई लग जाता है, सॉरी सिंगुलर में बात करें तो ई के जगह पे आई लगता है, एंड प्लूरल में बात करें तो आई के जगह पे ई लगता है। तो स्पेलिंग देख लो भाई, स्पेलिंग अच्छे से देख लो। सबसे पहले तुमने ये देख लिया कि टेस्टीज क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमने दो दो तीन तीन बार पढ़ा है, जो गैमेट का प्रोडक्शन करते हैं, साथ में सेक्स हार्मोन को रिलीज करवाते हैं, सेक्स हार्मोन का भी प्रोडक्शन कराते हैं। एक पेयर होता है, पेयर इन द सेंस कि दो होते हैं, नंबर में दो होते हैं। आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी, पेट है, पेट के नीचे प्रेजेंट होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको स्क्रोटम कहते हैं। देखो इसमें वर्ड्स ऐसे ही तुमको याद करना पड़ेगा। तो जो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर दो स्क्रॉटल चैम्बर्स होते हैं, जिसके पास टेस्टीज लोकेटेड होता है, ठीक है? क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस इसी के अंदर होता है, किसके अंदर? टेस्टीज के अंदर। अब टेस्टीज के लिए यानी कि सॉरी स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए हमारे पास टेम्परेचर की कम नीड होती है, तो 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है बॉडी से, ताकि हमारे स्पर्म का प्रोडक्शन अच्छे तरीके से हो पाए। हर एक टेस्टीज की जो लेंथ होती है 4 से 5 सेंटीमीटर तक की होती है, एंड इसकी विड्थ यानी कि अगर हम लेंथ की बात करें तो 4 से 5 सेंटीमीटर तक की होती है, एंड अगर हम विड्थ यानी इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये हमारे पास 2 से 3 सेंटीमीटर तक की होती है। अगर टेस्टीज का सेक्शन कट करें तो हमारे टेस्टीज में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सबसे पहले इसका टर्म ही पढ़ लो। हर एक टेस्टीज के अंदर टेस्टीज ईच लिखा है, यानी दो टेस्टीज होते हैं। ये हमारे पास स्क्रॉटम है, स्क्रॉटम के अंदर चैम्बर प्रेजेंट होता है, चैम्बर के पास दो ऐसे टेस्टीज होते हैं, ठीक है? टेस्टीज है, ये हमारे पास चैम्बर है, स्क्रॉटम की मेम्ब्रेन है, ठीक है? इसके अंदर टेस्टीज है। हर एक टेस्टीज जो रहता है 250 कंपार्टमेंट से मिल के बना होता है। मतलब इसका यही है कि एक टेस्टीज के अंदर, मान लो एक टेस्टीज है, इसके पास इस तरीके से 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। अगर हम एक कंपार्टमेंट को निकाल लें तो इस एक कंपार्टमेंट में 1 से 3, ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिकुलर लॉक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिकुलर लॉक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। समझ में आई बात? समझ में आई बात? अब देखो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, वही मैंने बोला तुमको, देखो इजीली समझना है तो सबसे पहले ये समझ लो, एक टेस्टीज है, टेस्टीज के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स हैं, हर कंपार्टमेंट्स के अंदर 1 से 3 टेस्टिकुलर लोक्यूल्स हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। समझ में आई बात?
समझ में आई बात? देखो ये एक टेस्टीज का सेक्शन है। टेस्टीज में सबसे पहले टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। ये जो तुमको दिख रहा है ना, ये लोब्यूल्स ही है। मैं तुमको किस कलर से दिखाऊँ जिससे तुम्हें अच्छे से दिखाई दे? कौन सा कलर यूज़ करूँ? आप ही बताओ, आप ही बताओ कौन सा कलर यूज़ करूँ? येलो, ठीक है। देखो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स लिखा हुआ है, यानी ये जो हमारे पास एक लोक्यूल है, इसी तरीके से हर एक टेस्टीज में 250 लोक्यूल्स होते हैं। समझ में आई बात? अभी 250 लोक्यूल्स के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। अब ये जो दिख रहा है तुमको ना, यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, मतलब रोडली स्पाइरली अरेंज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जो 1 से 3 नंबर में होते हैं। 1 से 3 नंबर में होते हैं। अब देखो टेस्ट दिख गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब ये जो दिख रहा है तुमको ना, वेट वेट वेट, ठीक है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है तुमको चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम रेटी टेस्टीज कहते हैं। ठीक है, इसके आगे स्पाइली अरेंज होता है जिसको हम इपिडिडाइमस कहते हैं। पहले देखो वास डिफरेंशिया आता है, फिर इपिडिडाइमस घूम के आता है, फिर आ जाता है हमारे पास इससे जुड़ा हुआ जो स्ट्रक्चर होता है इसको वास डिफरेंस कहते हैं। इन सबको ही मिला करके हम डक्ट सिस्टम कहते हैं। अब देखो बाहर की जो लेयरिंग होती है टेस्टीज की, ये टूनिका एल्बुजिना से मिलकर बनती है, जो डेंस कवरिंग होती है कनेक्टिव टिश्यू की, अराउंड टेस्टीज के बाहर होती है, जो डिवाइड करती है कंपार्टमेंट्स को। ठीक है, हर एक टेस्टिस डिवाइड होती है 250 कंपार्टमेंट्स में, जिसको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। हर एक लोब्यूल्स के अंदर 1 से 3 हाईली कोवाइल्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। हमने अच्छे तरीके से पढ़ा दिया। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के पास 2 टाइप के सेल्स होते हैं, एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक ऐसा रीजन है स्पेसिफिक, यानी एकदम रियल रीजन है जहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब मैं तुमको बना के भी दिखाऊंगी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर दिखता कैसा है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर तुम्हें दिखता कैसा है? सबसे पहले देखो ये हमारे पास, सॉरी एवरीवन, ये हमारे पास एक सर्कल मान लो, ये हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की लेयरिंग है। वेल देखो मैं तुमको अच्छे तरीके से पूरा समझाने वाली हूँ, अच्छे तरीके से पूरा समझाने वाली हूँ। ब्लैंक स्पेस मुझे मिल जाए, मिल गया। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगी तुम्हारा, सबसे पहले एक कंपार्टमेंट बना देती हूँ। कंपार्टमेंट बना दिया, इस कंपार्टमेंट्स के अंदर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बनाएंगे। इस कंपार्टमेंट्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बनाएंगे। अब ये जो ट्यूब्यूल्स होते हैं इनके पास 2 सेल्स होते हैं, मैंने तुमको बताया। पहला सेल मैं कुछ इस तरीके से बना रही हूँ। ठीक है, डाउट है? डाउट है कमेंट में पूछो। देखा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बन गया। इसके 2 सेल्स होते हैं, सबसे पहला सेल बनाया, दूसरा सेल मैं पिंक से बनाने वाली हूँ। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से मैं सेल दूसरा वाला बना देती हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास दूसरा सेल बन के रेडी हो जाता है। ठीक है, इन सारे सेल्स के अंदर इनका तो न्यूक्लियस हो गई, पता ही है तुमको, पता ही तुमको, बताने की ज़रूरत है नहीं, बताने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अब ये जो तुमको पिंक कलर, बदल दो कलर, बदल, देखा क्या हो गया? हाँ आप लोग भी ना, माशाल्लाह, कुछ तो गलत बना दिया मैंने, कुछ तो गलत बना दिया। देखो सॉरी, ये जो डॉट, अभी ग्रीन बन गया ठीक है, ये जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर स्पेस देख रहे हो, ये सेल्स हैं, ये सेल्स हैं। अब मैं तुमको नाम बताने जा रही हूँ एक एक का। ये जो बना है ना ये हमारे पास है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। रियल में क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये जो बाहर का स्पेस है ना, सॉरी, ये जो बाहर का स्पेस दिख रहा है इसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। इंटरस्टिशियल स्टिशियल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो सेल्स प्रेजेंट हैं उनको हम इंटर इंटरस्टी, बोलो बोलो मेरे साथ बोलो ना, बोलो बोलो बोलो, मैं सुन नहीं पा रही तो तुम बोलोगे नहीं क्या? बोलो, बिल्कुल बोलो, बोलोगे जितना अच्छे अच्छे समझ में आएगा। इंटरस्टिशियल सेल, इनको और किस नाम से जानते हैं? बढ़िया नाम है गाइस, लेडिक सेल। लेडिक सेल, बोलो मेरे साथ, रिपीट करो, लेडिक सेल। ठीक है, ठीक है, और देखो पार्ट्स बता रही हूँ, घबराओ मत, सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर करके जाऊंगी। ग्रीन पार्ट जो सेल तुमको दिख रहा है इनको हम बोल देते हैं स्पर्मेटोजोआ, सॉरी स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया।
ये जो स्पर्मेटोगोनिया तुमको दिखाई दे रहे हैं, यही आगे चलने के बाद डिवीज़न करते हैं एंड स्पर्म बनाते हैं। कौन सी प्रोसेस से बनाते हैं ये भी लिखवा देती हूँ। ये जो प्रोसेस होता है इनको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके। अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास स्पर्म का फॉर्मेशन कौन सा सेल करता है देख लिया। अब ये जो पिंक सेल तुम्हें दिखाई दे रही है इनको हम बोलते हैं सर्टोली सेल्स। कौन सी सेल? सर्टोली सेल्स बोलते हैं। देखो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है तो इम्पॉर्टेंट है, समझे? सिर्फ इतना ही है, ठीक है। अब इनको समझ लो। ये कंपार्टमेंट है। इस कंपार्टमेंट में सबसे पहले हमने क्या देखा, ये हमारे पास कंपार्टमेंट, ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो मैंने सर्कल किया, ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? ठीक है, कौन से कलर से बनाऊँ? पर्पल। ओके, समझाने के लिए सिर्फ। ये जो पर्पल कलर की सेल्स हमें दिखाई दे रही हैं ये हमारे पास है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है ना इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। ये जो कुछ सेल दिखाई दे रहे हैं ना इनको इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं क्योंकि ये इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट है। इनका दूसरा नाम लेडिक सेल है एंड यही आगे चलने के बाद एंड्रोजन्स का फॉर्मेशन करते हैं। एंड्रोजन क्या होते हैं? मेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, क्या होते हैं? मेल सेक्स हार्मोन। वेल गाइस देखो सब मिट गया, वापस भी नहीं आ रहा। फोर्थ आ गया। देखो मैं बता रही, ठीक है। अब ये देख लिया तुमने, ये जो है ना स्पर्मेटोगोनिया, जो कि हमारे पास ग्रीन कलर की सेल दिखाई दे रही है, इसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, जो आगे चलने के बाद स्पर्म का प्रोडक्शन करती है। कौन सी प्रोसेस है? स्पर्मेटोजेनेसिस से प्रोसेस है। ये जो पिंक कलर की सेल्स दिखाई दे रही है ना इनको सर्टोली सेल्स कहते हैं। ये सर्टोली सेल क्या करती हैं? हेल्प करती हैं ताकि ये स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद कर सके। इनको हम नर्स सेल भी कहते हैं। कौन सी सेल? नर्स सेल क्या करती हैं? डॉक्टर की हेल्प करती हैं। बोलो, डॉक्टर की हेल्प करती हैं। तुम्हें तो डॉक्टर बनना है ना, तो नर्स सेल का क्या काम है? ठीक है, तुम्हारी हेल्प कौन करेगा? सर्टोली सेल, नर्स सेल। ओके, यही चीज़ बनी है यहाँ पे, बिल्कुल यही छापा गया है। ठीक है, हमने देखा यहाँ पे टेस्टीज है। टेस्टीज के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का एक पूरा स्ट्रक्चर हमें यही गोल से स्ट्रक्चर दिखाई दिया है। इसमें देखो ये पिंक कलर की सेल्स जो हमें दिखाई दे रही हैं, इनका नाम क्या है? सर्टोली सेल। ये जो हमें व्हाइट कलर की सेल्स दिखाई दे रही है गोला, ये जो व्हाइट कलर की सेल्स हमें दिखाई दे रही है इनका नाम क्या है? स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, जो क्या करती हैं? मेल गैमेट, जिनको हम और किस नाम से जानते हैं? मेल जर्म सेल, जो क्या करती हैं? अल्टीमेट डिवीजन करके क्या बनाती है? स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ बनाती हैं। ठीक है, ये जो बाहर की सेल्स हैं, इसमें कुछ सेल्स प्रेजेंस होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? ये जो खाली स्पेस, सॉरी एवरीवन, ठीक है, काफ़ी आपको घिचपिच हो रहा हो इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो ना। वेल देखो मैं पूरा अच्छे से बताती हूँ, थोड़ा छोटा कर देती हूँ। ये जो पिंक सेल दिखाई दे रही है, हमने जो पढ़ा उसी तरीके से, ये क्या है? सर्टोली सेल्स। कौन सी सेल है? सर्टोली सेल्स हैं। ठीक है, ये जो सर्टोली सेल्स हमें दिखाई दे रही हैं ये दिख गया नर्स सेल है। ये जो बाहर का स्पेस दिखाई दे रहा है इसको हमने क्या पढ़ा था? इंटरस्टिशियल स्पेस। तो यही स्पेस है जहाँ पे जो सेमिनिफेरस बाहर की स्पेस होता है उसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। जो अंदर का ल्यूमेन होता है, खाली स्पेस जो बचता है उसको हम ल्यूमेन कहते हैं, जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है। ये कुछ ब्लड वेसल प्रेजेंस होती हैं। ये जो पार्ट प्रेजेंट है जो कि इम्यूनो, देखो यही लेडिक सेल है जिसको क्या कहते हैं? ये लेडिक सेल का इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल भी बोलते हैं। ठीक है, इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल जो WBC का काम करती है। लेडिक सेल देखो मेरे पास ये दिखाई दे रही जो इंटरस्टिशियल स्पेस भी कहते हैं, यही पार्ट था। अब देखो आखिर इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ये जो स्पेस प्रेजेंट था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर, उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं? सबसे पहली चीज़ कुछ ब्लड वेसल्स, हमने देखा तो था, ये ब्लड वेसल्स रेड दिखाई दे रही हैं, रेड ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास ब्लड वेसल प्रेजेंट है। ठीक है, इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल, यानी कि हमारे पास क्या प्रेजेंट है? लेडिक सेल, इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल या इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, जिसको हम लेडिक सेल्स भी कहते हैं। ये क्या सिक्रीट करती हैं? मेल हार्मोन सिक्रीट करती हैं, जिसको टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन कहते हैं, जो टाइप ऑफ एंड्रोजन है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो टाइप के सेल्स होते हैं। पहला स्पर्मेटोगोनिया, जिसका दूसरा नाम है मेल जर्म सेल्स, एंड दूसरा हमारे पास सर्टोली सेल, जिसका नाम है सर्टोली सेल्स, नर्स सेल, सस्टेनलैकुलर सेल्स। 3 नाम है गाइज, 3 नाम है। ठीक है, अब ये देख लो,
टेस्टीज जो होता है, द टेस्टीज आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी, यानी पेट के नीचे प्रेजेंट होता है, पाउच के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम हेल्प करता है मेंटेनिंग टेम्परेचर, यानी हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर प्रोवाइड करता है नॉर्मल इंटरनल बॉडी के टेम्परेचर के कंपेरिजन में, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। एडल्ट में टेस्टीज जो रहता है ओवल शेप का होता है। कैसा शेप याद कर लेना, ओवल शेप का होता है। तो वही चीज़ है गाइज, यहाँ पे तुमको 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है, हमारे बॉडी के नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए होता है, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस अच्छे तरीके से हो पाए। अडल्ट में देखो जो टेस्टीज होता है उसका शेप ओवल इन शेप का होता है, ठीक है। इसकी लेंथ 4 से 5, वही मैंने बोला, इसकी जो लेंथ होती है ना 4 से 5 सेंटीमीटर तक की, इसकी जो विड्थ होती है 2 से 3 सेंटीमीटर तक की होती है। तो लर्न करना ईजी है भाई, 4 से 5, 2 से 3, ठीक है। 4 से 5 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर। टेस्टीज जो रहता है कवर होता है डेंस कवरिंग से, जिसको हम देखो हमने पढ़ा था, ठीक है। टेस्टीज एल्बोजिनास कहते हैं। जो टेस्टीज, हर एक टेस्टीज जो रहता है इसके अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिसको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं, और हर एक लोब्यूल्स के अंदर 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है, जहाँ पे स्पर्म का एक्चुअल प्रोडक्शन यहीं पे होता है। हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है उसके जो अंदर होता है 2 लाइनिंग होती है सेल्स की, जिसको पहला हमारे पास मेल जर्म सेल्स कहते हैं, सेकेंड हमारे पास जिसको सर्टोली सेल्स कहते हैं। पहला मेल जर्म सेल, सेकेंड में हमारे पास सर्टोली सेल्स कहते हैं, ठीक है। अब जो मेल जर्म सेल हमें दिखाई दे रहा है, जो मियोटिक यानी मियोसिक डिवीजन करता है और फाइनली स्पर्म का प्रोडक्शन करवा देता है, हम जैसे कि आगे पढ़ने वाले हैं। फाइनली स्पर्म का प्रोडक्शन हो जाता है। तो स्पर्म का जब प्रोडक्शन हो रहा होता है ना, उसी टाइम पे जो हमारे पास स्पर्म्स होते हैं ना, जो स्पर्मेटोगोनिया और एक सर्टोली सेल्स थी, याद है आपको, 2 सेल्स था टेस्टिस के अंदर, तो वही जो सर्टोली सेल्स होती है ना, ये हेल्प करती हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं अपकमिंग स्पर्म्स को, जर्म सेल को, ठीक है। जो रीजन होता है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर का रीजन होता है, इसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, जिसके पास स्मॉल ब्लड वेसल्स प्रेजेंस होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, जिसको हम लेडिक सेल्स भी कहते हैं, जो आगे चलने के बाद सिक्रीट करवाती है टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है हमारे पास एंड्रोजन, ठीक है। अदर इम्यूनोलॉजिकली सेल्स कंपिटेंट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो याद रख लेना, याद रख लेना, ठीक है। अब ये भी वही चीज़ है जो मैंने तुमको लिख के बताया, समझा के डायग्राम में बताया, उसी चीज़ को लिख के लिखा हुआ है, तो ईजी है ना तुम्हें रटना। अब ये देखो, मेल सेक्स डक्ट्स की बात करें तो डक्ट्स में रेटी टेस्टीज आता है, याद कर लो, याद कर लो गाइस, इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डक्ट्स का नाम बोर्ड्स के लिए महा इंपॉर्टेंट है। मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स, जिसमें पहला है रेटी टेस्टीज, दूसरा है वास डिफरेंशिया, तीसरा है इपीडिडाइमस एंड चौथा है वास डिफरेंस, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं ना, देखो सारी चीज़ें पहले की पढ़ी हुई हैं, तुम्हारी सारी चीज़ें पहले की पढ़ी हुई हैं, ठीक है। बस तुमको उस चीज़ को अच्छे तरीके से और रिवाइज करना है, ठीक है। डायग्राम में सब पढ़ा हुआ है, डायग्राम में सब पढ़ा हुआ है। फिर से, हाँ, जो मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स होती हैं उसमें रेटी टेस्टीज होता है, वास डिफरेंशिया होता है, एपिडिडाइमस होता है, वास डिफरेंस होता है। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, जो इस तरीके का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था, इस तरीके का, इसके पास 2 सेल्स थे, याद है ना तुमको, याद है तुमको, इतनी आसानी से मत भूल जाओ, भूल गए तो भाई क्या ही नीटे दोगे, भूल मत जाओ, ठीक है। अब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो ओपन होता है वास डिफरेंशिया में, किसके थ्रू, रेटी टेस्टीज। देखो थ्रू में बोल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगा, बीच में रेटी टेस्टीज होगा, फिर इधर आता है हमारे पास वास डिफरेंशिया, इसीलिए यहाँ पे थ्रू वर्ड का यूज़ किया गया है, ठीक है। जब वास डिफरेंशिया मिल गया तो वास डिफरेंशिया रेटी टेस्टीज को छोड़ करके ओपन होता है इपिडिडाइमस में, जो लोकेटेड है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ एन टेस्टीज, ठीक है। अब जो इपिडिडाइमस है वो वास डिफरेंस से होते हुए एसेंट खुलता कहाँ पे है, लूप बना करके यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर कहाँ खुलती हैं, यूरेथ्रा से होते हुए इजैकुलेटरी डक्ट बनाती हैं, उसके बाद यूरेथ्रल मीटस में आके लास्ट डक्ट खुलती है। तो इसका एक छोटा सा मीनिंग है, ठीक है, मैं यहाँ बता रही हूँ। ये इसका बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि तुमको ये पाथ बताना चाहता है, स्पर्म किस तरीके से इजैकुलेट होता है, इसका पाथ, स्पर्म का पाथ तो मैं लिखवा ही देती हूँ ना, तुम जो पढ़ रहे हो इतने टाइम से, जो तुमको देखो जो चीज़ें डायग्राम या फिर फ्लो चार्ट से समझ में आ जाती है, वो चीज़ें तुम्हारा पैराग्राफ से नहीं आ पाती, क्योंकि माइंड हमारा ज़्यादा व्यू इस पर करता है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, यही। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म रिलीज हुआ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म हमारा रिलीज हुआ, पूरा लिख दूँ, ये कहोगे कि आधा अधूरा लिखा है,
ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से हमारा स्पर्म रिलीज हुआ एंड यहाँ आने के बाद कहाँ बन गया, रेटी टेस्टिस में। रेटी टेस्टिस में, रेटी टेस्टिस से बाहर आया और यहाँ कहाँ बन गया, कहाँ हो गया, रेटी टेस्टिस से कहाँ आया, वॉस इफरेंसिया। वॉस इफरेंशिया से आता है इपीडिडाइमस में। कहाँ आता है, इपीडिडाइमस। इपीडिडाइमस से आता है हमारे पास वॉस डिफरेंस। वॉस डिफरेंस से कहाँ आता है, इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से यूरेथ्रल मीटस, यहाँ से स्पर्म बाहर आ गया। तो ये हमारे पास पूरा पाथ रेडी हो जाता है। इंपॉर्टेंट पाथ है गाइस, बिल्कुल अच्छे तरीके से रट लियो। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ये देखिए। अब ये जो पेनिस की बात कर रहा है, जो पेनिस होता है एक्सटर्नल जेनिटिलिया होता है, ठीक है। ये किससे मिलके बनता है, स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है जो इरेक्शन ऑफ पेनिस में हेल्प करता है। और इंसेमिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में पहुँचाया जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में पहुँचाया जाता है। पीनस के इनलार्ज पार्ट को हम ग्लैंस पेनिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लैंस पेनिस कहते हैं, ठीक है। कवर्ड होता है लूज फोल्ड स्किन से, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम फोर स्किन कहते हैं। ये देखो वही स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, ये टेस्टीज है। टेस्टीज का हाफ फास्ट डिफरेंस से होते हुए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में आता है, ठीक है। अब क्वेश्चन है सारे, देखो। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड बाई इट्स, दो टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास आ जाता है सर्टोली सेल्स, मैं सब कुछ ऐसे ही लिखवा देती हूँ, सर्टोली सेल्स। एंड दूसरा हमारे पास आ जाता है स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है द रोल ऑफ प्राइमरी सेक्स हार्मोन। देखो इसका दो काम होता है। पहला जो होता है ना, गैमेट का प्रोडक्शन करवाता है, गैमेट का प्रोडक्शन करवाता है। दूसरा सेक्स हार्मोन रिलीज करवाता है, प्रोडक्शन यानी बनाता है, ठीक है। सेक्स हार्मोन भी यही बनाता है। फिर हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आ जाता है पाथवे ऑफ मूवमेंट ऑफ स्पर्म। बताया था, फिर से बता देती हूँ। सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आएगा, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, बोलूँगी पूरा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आएगा, रेटी टेस्टिस के पास जाएगा, उसके पास जाने के बाद हमारे पास वास इफरेंशिया से होते हुए इपीडिडाइमस के पास जाएगा। फिर उसके पास वास डिफरेंसिया के पास जाएगा। डिफरेंस के बाद इजैकुलेटरी डक्ट के होते हुए यूरेथ्रा से बाहर निकलते हुए यूरेथ्रल मीटस से बाहर आ जाता है। ये हो गया स्पर्म का पाथ, ठीक है। अब लिखा हुआ है आखिर ये लेडिक सेल्स क्या होते हैं। तो लेडिक सेल्स जो होते हैं इंटरस्टेशियल सेल्स, इनका दूसरा नाम है इंटरस्टेशियल सेल्स, जो कि क्या बनाते हैं, एंड्रोजन रिलीज कराते हैं। क्या करवाते हैं, एंड्रोजन यानी कि मेल सेक्स हार्मोन रिलीज करवाते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम। देखो ये हमारे पास बना हुआ है डायग्राम, ये हमारे पास क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है और यहीं से यूरेथ्रा आता है। किडनी के डायग्राम में भी अच्छे तरीके से समझा होगा, ठीक है, क्लास 11th में। Was difference receive a duct from seminiferous vesicle to form a common ejaculatory duct. These duct open into the urethra. यूरेथ्रा में ओपन होता है। मैंने यहाँ पे स्पर्म के डायग्राम्स में पाथ में भी बताया था। इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ ओपन हुआ है, यूरेथ्रा में। बस गाइस इतने ही क्वेश्चन थे। प्लीज़ गाइस रट लियो बहुत अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ मेरे यहाँ तक बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर देना भूलना मत, और बेल आइकन पर क्लिक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो गाइस देखो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास एक सेल्स आते हैं जिसका नाम है टेस्टीज। टेस्टीज में दो सेल्स होते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्या आ जाता है, टेस्टीज के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, तो ये जो हमारे पास लिखा है ना, सेल्स दो जो प्रेजेंट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के सेल्स हैं।
ST लिख देती हूँ शॉर्ट फॉर्म में इसको मैं, ठीक है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के दो पार्ट्स हैं। सबसे पहला दो सेल्स हैं, एक तो मेल जर्म सेल जिसको दूसरा नाम है स्पर्मेटोगोनिया, स्पेशली हम स्पर्मेटोगोनिया के नाम से जानते हैं। दूसरी सेल है सर्टोली सेल, स्पेशली हम सर्टोली सेल्स के नाम से जानते हैं, लेकिन इसके दूसरा नाम है नर्स सेल या सस्टेन लैकुलर सेल्स। देखो सबसे पहले सर्टोली, देखो मेल जर्म सेल्स का काम तो देख लिया था हमने, क्या क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, इसको बाद में रिवाइज करेंगे। सबसे पहले देख लो सर्टोली सेल क्या काम करता है। सबसे पहला तो ये जो स्पर्म बनता है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। दूसरा काम एक्सेस साइटोप्लाज्म जो प्रेजेंट होता है, जो कि जिसकी ज़रूरत हमें स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में नहीं होती है, उसको ये बाहर निकाल देता है फाइगोसाइटोस के थ्रू, मतलब इंगल्फ कर लेता है या उसको साफ कर देता है। कुछ फैक्टर को सिक्रीट करवाता है जो कि स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, उनको मैचुरेशन में हेल्प करता है, जो कि स्पर्मियोजेनेसिस में भी हेल्प करते हैं, जो बाद में हम पढ़ेंगे कैसे हार्मोनल चेंजेस में स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है। देखो स्पेशली अभी बता दूं तो स्पर्मियोजेनेसिस का सिर्फ इतना मतलब होता है, जो स्पर्म होता है नहीं अभी समझ में आएगा, लेकिन फिर भी एक ऐसे रख लो, ठीक है, एक पॉइंट रख लो। एक होता है स्पर्मेटिड्स, बोला था नहीं समझ में आएगा, ये वर्ड भी नहीं समझ में आएगा जब तक अच्छे से नहीं पढ़ोगे। स्पर्मेटिड्स जब स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स में बनते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, उस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो इसी स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस में सर्टोली सेल्स अपना रोल निभाता है। ये एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर भी सिक्रीट करवाता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि एंड्रोजन के साथ बाइंड करके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देता है। अब हम सेकेंड पॉइंट में बात करने वाले हैं मेल एसेसरी डक्ट्स के बारे में, जिसमें क्या क्या आता है, रेटिटेस्टिस, वास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमस, वॉस डिफरेंस आता है, एंड इजैकुलेटरी डक्ट। देखो जिसको हम डक्ट सिस्टम पूरा मिला करके कहते हैं, ठीक है, पूरे को मिला करके हम इसको डक्ट सिस्टम कहते हैं, जो ट्रांसफर ऑफ एन स्पर्म में हेल्प करता है और साथ में स्पर्म को स्टोरेज का काम भी इन्हीं में से कोई करता है। सबसे पहला रेटिटेस्टिस है, रेटिटेस्टिस से स्पर्म निकल के आता है वास इफरेंशिया में, जो 10 से 12 नंबर में होते हैं, स्टेट ट्यूब होते हैं। इपिडिडाइमस के बाद आता है, वास इफरेंस अपना स्पर्म प्रोड्यूस करवाता है इपिडिडाइमस में, जो हाईली कोइल्ड होते हैं, जो पोस्टीरियर सरफेस हर एक टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पे लोकेटेड होते हैं। वॉस डिफरेंस के बाद फिर स्पर्म आता है वॉस डिफरेंस के पास, जो लूप होता है यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर है, तो इसी के ऊपर से जाता है। डक्ट रिसीव करता है सेमाइनल वेसिकल का, और बाहर कैसे निकलता है, इजैकुलेटरी डक्ट। इसका मतलब है यहाँ से सेमाइनल वेसिकल आएगा, तो यहाँ से ये दोनों मिल करके यहाँ पे एक डक्ट रिलीज करवाते हैं, जिसका नाम है इजैकुलेटरी डक्ट। अब हम थर्ड की बात करने वाले हैं मेल एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में। 3 तरह के ग्लैंड्स होते हैं। सबसे पहला सेमाइनल वेसिकल, सेकेंड आ जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड, थर्ड में आ जाता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को काउपर्स ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। सबको मिला करके सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। अब सबके पार्ट्स देख लो। सबसे पहला आता है सेमाइनल वेसिकल, सेकंड में आता है पोस्टेड ग्लैंड, थर्ड में आता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको हम काउपर्स ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल देखो ऐसे डिफ्रेंशिएट करके पढ़ोगे ना तो ईजी हो जाएगा। सबसे पहला देखो सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल 2 नंबर में होता है, हमने डायग्राम में भी देखा था। प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगुलर होता है, इसका कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर था, इसका कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर था, देखा था हमने। और ये पेयर में थे, ऐसे छोटे छोटे अंडे के आकार में इस स्पर्म्स में, तो ये पेयर यानी 2 होते हैं। ये जो सेमाइनल वेसिकल होता है ये यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से आता है, हमने डायग्राम में पढ़ा था, इससे क्वेश्चन भी आया था, इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ होता है, ये नीचे से आता है प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड ये साइड से आता है यूरेथ्रा के। 60 से 70% सेमाइनल वेसिकल का अकेला, सेमाइनल प्लाज्मा का अकेला सेमाइनल वेसिकल कवर करता है। 20 से 30% सेमाइनल प्लाज्मा का कवर करता है प्रोस्टेट ग्लैंड, और 5 से 10% सेमाइनल प्लाज्मा का कनेक्ट करता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, ठीक है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। अब जो सेमाइनल वेसिकल है ना, कुछ फ्रक्टोज रिलीज करवाता है अमाउंट में, प्रोस्टेट ग्लैंडीन रिलीज करवाता है जो कि एक हार्मोन है, हार्मोन लाइक सब्सटेंस है, एंड कुछ इंजाइम प्रोड्यूस करवाता है जो स्पर्म के मोटालिटी में हेल्प करते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड कैल्शियम का इन्फ्लक्स कराता है, रिलीज करवाता है, एंड कुछ इंजाइम प्रोड्यूस करवाता है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड म्यूकस सिक्रीट करवाता है, जो कि लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में हेल्प करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना स्टार लगा लो क्योंकि इससे MCQ भी आते हैं, काफ़ी चीज़ें आती हैं, असर्शन रीजन्स भी आते हैं। ये महा इम्पॉर्टेंट आ जाता है, इसको लिख लो, महा इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट है तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये मेरा डायलॉग है, इम्पॉर्टेंट है तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।
ठीक है। ये देखो सीमेन क्या होता है, जब स्पर्म और सेमाइनल प्लाज्मा को मिला देते हैं तो सीमेन बन जाता है। सेमाइनल प्लाज्मा मतलब सेमिनिकल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोइटरी ग्लैंड के जितने भी सिक्रीशंस होते हैं उनको मिला करके हम सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। अब हम पढ़ने वाले हैं एक्सटर्नल जेनिटिलिया, जिसको कि हम मोस्टली इसमें क्या आता है, पेनिस आता है, लेकिन स्क्रोटम भी कर देते हैं क्योंकि पेनिस को लाइक टेस्टीज जो होता है वो भी बाहर ही होता है, तो इसका भी हेल्प होता है। तो स्क्रोटम जो होता है पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो टेस्टीज को कवर करता है। ये पाउच है तो इसके अंदर टेस्टीज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पेनिस क्या होता है, कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर होता है जो हेल्प करता है इंसेमिनेशन में, मतलब स्पर्म को निकाल करके फीमेल ट्रैक तक पहुँचाने में हेल्प करता है, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास पीनस का स्ट्रक्चर पूरा है, ये हमारे पास पूरा पेनिस का स्ट्रक्चर है, याद कर लो, ठीक है, ठीक है, समझ में बात। अब देखो ये यूरेथ्रा है जहाँ से क्या हो रिलीज होगा, यूरिन। ग्लैंस पेनिस जो उभरा हुआ पार्ट है नीचे का उसको ग्लैंस पेनिस कहते हैं, इनलार्ज पार्ट है, बताया था। देखो कॉर्पोरा कार्बोनोसम जो रहता है वो क्या करता है, देखो दो सेल्स होते हैं, ऊपर की कुछ ऐसे लाइनिंग प्रेजेंट होती है मतलब उसके वेट को बढ़ाने के लिए, ठीक समझ में आई, जो इरेक्टाइल में भी हेल्प करते हैं। इरेक्टाइल समझ रहे हो, इरेक्शन ऑफ पेनिस में जो हेल्प करता है ना वो इन्हीं दोनों के सेल्स के होता है, कॉर्पस कार्बोनोसम और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम की मदद से, ठीक है। अब जो ग्लैंस पेनिस है इसके ऊपर एक स्किन प्रेजेंट होती है जिसको कि हम प्रीप्यूस या फिर फोरस्किन कहते हैं। यूरेथ्रल मीटर्स या फिर यूरेथ्रल ऑरिफिक या फिर ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा नीचे प्रेजेंट होता है, यही जो यूरेथ्रा आ रहा है यहाँ पे आके निकल जाएगा, तो ये एंडिंग ऑफ यूरेथ्रा को ही हम क्या कह सकते हैं, यूरेथ्रल मीटर्स। अच्छे से समझो, पढ़ा था पहले भी पढ़ा था, फिर से पढ़ लो, कम थोड़ी हो जाएगी हाइट। जो हर एक लोब्यूल होता है इसके पास 1 से 3 सेमिनिफेरस लोब्यूल्स होते हैं, पता है। हर एक जिसके अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन भी होता है, अभी तक तो पढ़ लिया। हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो रहता है लाइंड होता है 2 टाइप के सेल से, जिसका पहला टाइप आ जाता है मेल जर्म सेल, दूसरा आ जाता है सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल जो होता है मियोटिक डिवीजन करने के बाद आगे क्या बना लेता है, स्पर्म का प्रोडक्शन कराता है, एंड स्पर्म का प्रोडक्शन कराते ही जो सर्टोली सेल्स होती है इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। जो सेमिनिफेरस के बाहर का रीजन होता है उसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, और इसी इंटरस्टिशियल स्पेस में काफ़ी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जैसे कि ब्लड वेसल्स प्रेजेंस होते हैं, जैसे कि ब्लड वेसल्स प्रेजेंस होते हैं, ठीक है, एंड इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लेडिक सेल भी कहते हैं। एंड लेडिक सेल क्या सीक्रेट करवाते हैं, मेल हार्मोन जिसको कि हम क्या कहते हैं, एंड्रोजन, और अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल भी उस इंटरस्टिशियल सेल के ही अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो मेल सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स हमारे पास जो एसेसरी डक्ट्स होती हैं इनमें रेटी टेस्टिस आता है, वास डिफरेंस आता है, इपिडिडाइमस आता है और साथ में वॉस डिफरेंस भी आता है, ठीक है। अभी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ना ओपन होती हैं टेस्टीज में, ठीक है, वॉस डिफरेंशिया में फिर जाती हैं, ठीक है, वॉस डिफरेंशिया से फिर आ जाती हैं इपिडिडाइमस में जो लोकेटेड होता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एन टेस्टीज। इपिडिडाइमस से होते हुए वॉस डिफरेंस में जाती हैं जो कि एब्डोमेन से लूप ऊपर यानी यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से आती हैं, जो डक्ट को रिसीव करती हैं, सेमाइनल वेसिकल के एक डक्ट को रिसीव करते हुए एज अ इजैकुलेटरी डक्ट बाहर आती हैं। दीज डक्ट्स स्टोर एंड ये जो इजैकुलेटरी डक्ट होता है ना ये स्पर्म्स को स्टोर करने का और ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है फ्रॉम द टेस्टीज, तो बाहर जाने के लिए यूरेथ्रा तक। यूरेथ्रा ओरिजिनेट होता है कहाँ से, यूरिनरी ब्लैडर से, और एक्सटेंड कहाँ होता है, पेनिस तक जाता है, जो कि एक्सटर्नल ओपनिंग यूरेथ्रा की होती है, उसको यूरेथ्रल मीटस कहते हैं, ठीक है। अब ये जो पेनिस है ना का मेल जेनेटेलिया एरिया का बाहर का पार्ट होता है जो बनता किससे है, स्पेशल इरेक्टाइल टिश्यू से, जिसका सेल्स या टिश्यू से, जिसको इरेक्शन में हेल्प करता है, इंसेमिनेशन में हेल्प करता है। लार्ज पार्ट को ग्लैंस पेनिस कहते हैं जो कि लूज स्किन से कवर होती है जिसको कि हम फोर स्किन कहते हैं। गाइस काफ़ी लाइक कितनी बार पढ़ा चुकी, कितनी बार मेल का स्ट्रक्चर पढ़ा चुकी, डायग्राम से लेते हुए 2 बार मैंने पैराग्राफ में पढ़ा है, फिर डायग्राम में 2 बार बताया। प्लीज़ गाइस, हे एवरीवन, तो देखो अभी हमें क्या पढ़ना है, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म का फॉर्मेशन, और स्पर्म में का फॉर्मेशन का मतलब गैमेट का फॉर्मेशन। देखो नाम का अक्षर समझ में आया, स्पर्म का मतलब स्पर्म, स्पर्मेटो का मतलब जेनेसिस का मतलब जेनेसिस यानी जनरेशन यानी प्रोडक्शन, तो स्पर्म का प्रोडक्शन का मतलब ही होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्टार्ट कब होता है, प्यूबर्टी तक स्टार्ट हो जाता है जो कि 10 से 12 से या 14 साल के बच्चों में आ जाता है, 14 साल के बच्चों में आ जाता है, और ये तब तक ख़त्म नहीं होता जब तक इंसान बुढ़ा मर ना जाए, ठीक है, बुढ़ापा से मर ना जाए। होता कैसे है, सबसे पहले ब्रेन के हाइपोथैलेमस के पास GnRH का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सबसे पहले बढ़ता है। बढ़ने के बाद ये क्या करता है, स्टिमुलेट करवा देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी क्या करवाता है, अपनी पिट्यूटरी हार्मोन रिलीज करवाता है जिसका नाम है FSH और LH। फॉलिकुलर, अब नंबर अक्षर पढ़ लेते हैं भाई, लिखा का हो, ठीक है।
जब लेवल बढ़ जाता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का, तो हाइपोथैलेमस से फर्दर स्टिमुलेट कर देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो सिक्रीट करवाती है एफएसएच को जिसका नाम है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड एलएच को जिसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। प्यूबर्टी पे क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया बनती है, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेट्स बनती है, स्पर्मेटोइड से स्पर्मेटोजोआ बनती है। गाइस इसको अच्छे से पढ़ेंगे। बी वेल, थैंक यू सो मच अभी तक बने रहने के लिए। प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब कर देना, एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलना गाइज। हेलो एवरीवन, तो सबसे पहले मैं पढ़ाने क्या वाली हूँ वो देख लो। सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ो। सॉरी, क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? हाईलाइट कर दूँ, हाईलाइट कर दूँ? ऑफ कोर्स कर दूंगी। तुम लोग जो बोलो मैं ना करूँ, हो ही नहीं सकता। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या पढ़ने वाले हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आखिर स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ कैसे वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यानी टेस्टिस से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, क्या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, देखो तुम इमेजिन करो, इमेजिन तब तक नहीं कर पाओगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। देखो टेस्टिस के अंदर गए, टेस्टिस के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में गए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 1 से 2 टाइप के सेल्स थे। पहला क्या था, स्पर्मेटोगोनिया, सेकंड क्या था, सर्टोली। हमने क्या पढ़ा था, जो स्पर्मेटोगोनिया होता है उसी का पहले मियोसिस होता है, उसके बाद जाकर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो अब वही हम करने वाले हैं। सबसे पहले हमने एक क्या ले लिया, स्पर, क्या हुआ गाइस, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा, लगाना पड़ेगा वरना तो फिर क्या होगा जानते हो ना, चूल्हा चौका करोगे लड़कियां, चूल्हा चौका। फिर और मर्द क्या करेंगे, मर्द क्या करेंगे, खेती और क्या, खेती और क्या। देख रहे हैं, देख रहे हैं, हम माइटोसिस कर रहे हैं, हम माइटोसिस कर रहे हैं, सेल का नंबर बढ़ा रहे हैं। अब ये एक सेल का ग्रोथ हुआ, ये काफ़ी बड़ी सेल बन गई, काफ़ी बड़ी सेल बनने के बाद इसका फिर डिवीज़न हुआ एंड यहाँ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना। अब ये बाकी फर्दर डिवाइड होते हैं एंड स्पर्मेटिड्स बना लेते हैं। समझ में आई? और यही स्पर्मेटिड्स आगे चलने के बाद स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब समझ में आई बात? अब बहुत ईजिली डायग्राम में समझाया है गाइस। देखो इसको समझ लिया तो तुम्हारे लिए सब ईजी है, सब ईजी है। ये पहला जो है ना, ठीक है, ये हमारे पास सबसे पहले आ जाता है स्पर्मेटोसाइट, सॉरी स्पर्मेटोगोनिया, ये गोनिया सेल है। क्या है? स्पर्मेटोगोनिया सेल है, स्पर्मेटोगोनिया सेल है। ठीक है, अब ये जो डिवीज़न हुआ तो ये जो सेल बनी ना, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं। कौन है? स्पर्मेटोसाइट्स है। इसका डिवीज़न हुआ, ये क्या बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गया। ठीक है, उसके बाद डिवीज़न हुआ, क्या बना, स्पर्मेटिड्स। फिर क्या बना, स्पर्म, क्या बना, स्पर्म्स। ठीक है, अब देखो मैं डिवीज़न बताती हूँ आखिर क्या क्या हुआ। ये जो इतना डिवीज़न हुआ ना, फिर यहाँ से यहाँ तक का, फिर यहाँ से पूरा यहाँ तक का, ये 3 पार्ट्स में डिवीज़न डिवाइड होते हैं। अब इनका नाम लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नाम लिखना पड़ेगा गाइस, नाम लिखो ना। क्या हो रहा है गाइस? हमें नाम लिखना है, हमें नाम लिखना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास समझ नहीं आ रहा कैसे लिखूँ गाइस। क्या हो क्या रहा है गाइस? ये जो ये बना है ना, नॉर्मली मैं ऐसे कर देती हूँ, ये जो है ना, ये वाला, इसको हम बोल देते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है नंबर में इंक्रीज़ होना, नंबर में इंक्रीज़ होना। ये जो फेज़ बना है ना, इसको बोल देते हैं ग्रोथ फेज़, यानी इनका सिर्फ ग्रोथ होता है। देख रहे हो, बड़ी सेल बन गई। ये जो बना है ना, इसको हम बोल देते हैं मैचुरेशन फेज़, मैचुरेशन फेज़। ठीक है, अब जो स्पर्मेटिड से स्पर्म बने हैं, इस प्रोसेस को हम कह देते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, जो मैंने सबसे पहले पढ़ाया था, आपको बताया था। ठीक है, नहीं जिसने देखा प्लीज़ जाके रिवाइव करके पूरा देख लो। ठीक है, अब देखो ये पूरा प्रोसेस समझाती हूँ, पूरा प्रोसेस समझाती हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, एक स्पर्मेटोगोनिया लिया, इस स्पर्मेटोगोनिया का डिवीज़न कराया, फटाफट से डिवीज़न कराते गए। कुछ टाइम छोड़ दिया तो एक सेल काफ़ी बड़ी हो गई, बड़ी सेल ने डिवाइड किया,
क्या बोलते हैं, बड़ी सेल को हमने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहा था, फिर उससे डिवाइड किया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बना, उसके बाद फिर से उसका डिवीज़न होता है तो फिर वो क्या बन गई, स्पर्मेटिड्स बन गई, स्पर्मेटिड्स बन गई, और फिर आगे चलने के बाद स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस से ये स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। अब ये सब देख लिया तुमने, अब इसका वो देख लो, प्लॉइडी लेवल। प्लॉइडी लेवल, ये जो तुम्हारे पास सेल थी ना, ये जो तुम्हारे पास सेल थी ना, ये 2n की सेल थी, 2n की सेल थी। ये जो बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये भी 2n की सेल थी, लेकिन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद मियोटिक डिवीज़न हुआ। अब मियोटिक डिवीज़न क्या होता है, मियोटिक एक ऐसा डिवीज़न होता है जिसमें कि जो गोनैड्स होते हैं ना वो हाफ नंबर में डिवाइड हो जाते हैं। तो जो अब प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बना वो हैप्लॉइड बना, और ये फिर भी हैप्लॉइड बना, एंड स्पर्म भी हैप्लॉइड बने। इसी तरीके से जो सारे सेल्स होते हैं वो हैप्लॉइड बनते चले गए। यही प्रोसेस को ये डिफाइन करता है। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया लिया हमने एक, ठीक है, जिसका नंबर कितना था, 2n था, डायप्लॉइड सेल थी, इसके पास जो क्रोमोसोम के नंबर थे वो 46 थे। ठीक है, ठीक है, अब मेल है तो XY होगा, 44 + XY। इसमें देखो ये 2n वही चीज़ है। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया लिया हमने एक सेल, स्पर्मेटोगोनिया, माइटोटिक डिवीज़न कराया जिसके कि नंबर बढ़े, जिसके कि नंबर बढ़े। ठीक है, नंबर बढ़ाने के बाद कुछ स्पर्मेटोगोनिया इंक्रीज हुए नंबर में और साइज में, एंड कुछ हुए जो बड़े बड़े हो गए, जिसको हमने बाद में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कह दिया, जो कि फिर भी 2n के ही थे। ठीक है, अब उनमें मियोटिक डिवीज़न होता है, एंड ये जो सेल्स होते हैं ना 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, जो कि इंडिविजुअली सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहलाते हैं। ये मियोटिक डिवीज़न हुआ है, यानी कि रिडक्शन डिवीज़न हुआ है। रिडक्शन डिवीज़न ऑलवेज ये कहता है कि जो क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं हाफ हो जाते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे n क्रोमोसोम और यहाँ पर भी n ही क्रोमोसोम्स हैं। अब n क्रोमोसोम अलग अलग वापस से मियोसिस सेकेंड करते हैं, और वापस से ये क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं। क्यों सेम रहते हैं, कि अब जो मियोटिक सेकेंड होता है ना, ये इक्वेशनल डिवीज़न होता है, ना कि रिडक्शनल डिवीज़न। ठीक है, अब क्या बना हमारे पास, इस प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स बन गया। अब ये जो स्पर्मेटिड्स होते हैं इनमें स्पर्मियोजेनेसिस होता है, और आगे चलने के बाद ये एक सिंगुलर स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आई बात, ठीक है, समझ में आई बात। अब ये देखो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लो। सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो प्लीज़ इसको दिल दे दो, चांद दे दो, तारे दे दो, मतलब सब दे दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन टर्म्स में कंफ्यूज रहे तो कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहला आ जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम स्पर्म का फॉर्मेशन कराते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, सिर्फ इतना याद रखो। स्पर्मियोजेनेसिस कौन सा प्रोसेस है, स्पर्मियोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्पर्मेटिड्स कन्वर्ट हो जाते हैं स्पर्म्स में या स्पर्मेटोजोआ में, किसके बाद, डिफरेंशिएशन के बाद। अब क्या है, स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि स्पर्म जो रहता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल के बाहर आ जाता है, ल्यूमन में, या फिर हम बाहर बोल सकते हैं, बाहर आ जाता है। देखो ये हमारे पास क्या है, टेस्टिस है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही सारे पार्ट्स डिवाइड कर रहे हैं, समझे। स्पर्मियोजेनेसिस यानी कि जब स्पर्मेटिड स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो जो स्पर्म का हेड होता है वो सर्टोली सेल्स के अंदर एम्बेडेड हो जाता है, उसके बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर चला जाता है स्पर्मिएशन की हेल्प से। देखो ये हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, अंदर के सेल्स हैं, सबको एक कलर से बना दे रही हूँ, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ठीक है। अब स्पर्म इसके अंदर बने, स्पर्म इस सेल्स के अंदर बने, निकल गए कहाँ पे, ल्यूमन्स में आ गए इस सेल से बाहर। अब जो स्पर्म है इसका जो हेड होता है ना, अब दूसरे कलर से बनाती हूँ, ये जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है ना, स्पर्म का हेड अब यहाँ लोकेट हो गया, इसका टेल ल्यूमन में है, इसका हेड यहाँ ऐसे है, यानी सर्टोली सेल्स के अंदर इसका हेड लोकेटेड हो जाता है। ठीक है, अब देख लो आखिर ये गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस कैसे एक्सप्लेन किया गया है एनसीईआरटी में। ठीक है, सबसे पहला है प्राइमरी सेक्स हायर ऑर्गन। मेल्स में क्या है, टेस्टीज है, फीमेल्स में क्या है, ओवरी है। ठीक है, गैमेट क्या है, स्पर्म एंड ओवम है। जिस गैमेट के प्रोडक्शन जिस प्रोसेस से होता है उसको हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं।
टेस्टिस के अंदर इमेच्योर मेल गैमेट्स होते हैं, जर्म सेल्स होते हैं जिसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। स्पर्म का प्रोडक्शन वही करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस से, जो प्यूबर्टी के टाइम पे ही स्टार्ट हो जाता है। स्पर्मेटोगोनिया सबसे पहले, जिसको सिंगुलर फॉर्म में स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं, वो सेमिनिफेरस वॉल के बाहर प्रेजेंट सेमिनिफेरस वॉल के अंदर प्रेजेंट होते हैं दो टाइप के सेल, जिसमें कि एक स्पर्मेटोगोनिया होता है, सबसे पहले माइटोटिक डिवीजन करके अपना नंबर बढ़ाता है, उसके बाद थोड़ा सा ग्रोथ करके क्या करवाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनवा के, डाइप्लॉइड नेचर का ही होता है, पता है तुमको, उसमें 2n नेचर का होता है, क्रोमोसोम 46 होते हैं। अब जो बनता है थोड़ा ग्रोथ करके, जिसको स्पर्मेटोगोनिया के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं, वो अब मियोटिक डिवीजन करता है, मियोसिस फर्स्ट करता है, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कन्वर्ट करके बदल जाते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में, जो कि एक रिडक्शनल डिवीजन होता है, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि ये मियोटिक फर्स्ट में रिडक्शनल डिवीजन जिसको कहते हैं, जिसपे क्रोमोसोम्स के नंबर इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाते हैं। तो अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बना है वो हैप्लॉइड नेचर का होगा, जिसके पास 23 पेयर के क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहाँ जाता है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन पे जाता है, और 4 तरह के हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनाता है। अब स्पर्मेटिड्स का कौन सा प्लॉइडी लेवल या नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, तो 23 ही होगा, क्योंकि मियोसिस सेकेंड जो होता है इक्वेशनल डिवीजन होता है, ना कि रिडक्शनल। अब स्पर्मेटिड्स जो होते हैं स्पर्म में कन्वर्ट होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। मियोसिस के बाद, यानी कि जब हमारे मियोसिस कंप्लीट हो जाता है, तो आफ्टर मियोसिस या आफ्टर स्पियोमिनोजिस, जो स्पर्म्स होता है, स्पर्म का हेड जो रहता है सर्टोली सेल्स के अंदर एम्बेडेड हो जाता है, और फाइनली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर रिलीज हो जाता है स्पर्म, जिसको कि हम स्पर्मिएशन कहते हैं। अब देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस का हार्मोनल कंट्रोल देखना है तुमको, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है प्यूबर्टी की एज में, ताकब पहले ही बताया था सॉरी पहले ही बताया था, बहुत पहले, इससे पहले वाले टाइम पे। सबसे पहले देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है प्यूबर्टी एज में लाइक सिग्निफिकेंट अमाउंट का गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज कर देता है हाइपोथैलेमस से, ठीक है। हाइपोथैलेमस हार्मोन जो होता है सबसे पहले GnRH पे अफेक्ट करता है, वहाँ से सबसे पहले रिलीज़ करवाता है हार्मोन्स, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन ग्लैंड पे एक्ट करते हैं, एंड वहाँ से स्टिमुलेट कर देते हैं गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स, ठीक है। इनमें 2 हार्मोन इंक्लूड होते हैं, सबसे पहला ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, LH कहते हैं, एंड दूसरा FSH जिसको फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहते हैं। जो LH होता है वो नॉर्मली देखो, जो हमारे पास LH होता है ना, वो एक्ट करता है एज अ लेटिक सेल, एंड वो स्टिमुलेट किसको करता है, एंड्रोजन को, लाइक वो सिक्रीट किसको करवाता है, एंड्रोजन हार्मोन को सिक्रीट करवाता है। एंड देन एंड्रोजन जो रहता है ना, सेकेंड हैंड साइड पे जो हमारे पास FSH होता है, जो कि एक्ट करता है एज अ सर्टोली सेल, वो स्टिमुलेट कर देता है हमारे पास, किसको स्टिमुलेट कर देता है, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस में, एंड दूसरा एंड्रोजन जो रहता है वो स्टिमुलेट कर देता है प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो दोनों प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंस हैं, ठीक है। देन देखो, सबसे पहले इसमें होता क्या है सबसे पहले देखो, यहाँ पे एक हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस 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 क्या करवाता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को इफेक्ट करवाता है, हार्मोन को इफेक्ट कराता है, जो कि सबसे पहले एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, एंड 2 हार्मोन यहाँ पे रिलीज होते हैं। सबसे पहला यहाँ पे रिलीज होता है FSH, सेकेंड हैंड साइड पे LH। ये जो FSH होता है इसको हम फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, एंड सेकेंड साइड पे जो LH होता है उसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। जो FSH है ना, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये एक्ट करता है एज एट अ सर्टोली सेल की तरह, ठीक है, सर्टोली सेल की तरह। एंड ये जो LH होता है वो एक्ट एज अ लेडिक सेल की तरह एक्ट करता है। अब जो सर्टोली सेल है ना, ये कुछ सम फैक्टर को रिलीज़ करवाते हैं, एंड लेडिक सेल जो है ना, ये एंड्रोजन रिलीज़ करवाती है। एंड्रोजन क्या करवाएगा, एंड्रोजन आगे चलने के बाद स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है, एंड ये किस में हेल्प करता है,
मियोजेनेसिस में हेल्प करता है। तो दोनों प्रोसेस बहुत प्यारे हैं, प्लीज़ इसको अच्छे से रट लियो, नहीं बहुत दिक्कत होगा आगे जाने के बाद। स्पर्मियोजेनेसिस को, ये किसको, स्पर्मेटोजेनेसिस को, ठीक है। ये सम फैक्टर को रिलीज़ करवाते हैं, ये एंड्रोजन को। सर्टोली सेल की तरह एक्ट करता है एंड लेडिक सेल की तरह एक्ट करता है, ठीक है। वही चीज़ है, यही देखो सेम चीज़ है, मैंने तुमको समझाई दिया अच्छे से, वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, सबसे पहले हाइपोथैलेमस आया, ठीक है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या किया, लेके आया। एंटीरियर पिट्यूटरी पे इसका सबसे पहला इफेक्ट पहुंचा। यहाँ से दो हार्मोन रिलीज हुए, LH एंड FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड दूसरा LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट करता है लेडिक सेल की तरह एंड FSH एक्ट करता है सर्टोली सेल की तरह। ये लेडिक सेल सिक्रीट करवाता है एंड्रोजन जो कि हेल्प करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को, एंड ये सर्टोली सेल कुछ फैक्टर्स को रिलीज करवाता है जो कि हेल्प करता है स्पर्मियोजेनेसिस को। साथ में ये क्या करता है, इनहिबिन हार्मोन प्रोड्यूस करवाता है जो किसी चीज़ को इनहिबिट करने की, मेंटेनिंग की पावर रखती है। एंड सेकंड हमारे पास एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स को रिलीज़ करवाता है, लाइक जो कि एंड्रोजन से बाइंड करते हैं स्पेशली, वो भी हेल्प करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में। वो स्पर्म जब प्रोडक्शन होता है उस टाइम पे वो हेल्प करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, काफ़ी अगर स्पर्म का प्रोडक्शन में बंद कराना, लाइक काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, स्पर्म्स का बहुत ज़्यादा लाइक प्रोड्यूशन हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास FSH है, जो कि सर्टोली सेल FSH है, सबसे पहले नेगेटिव फीडबैक देती है एंटीरियर पिट्यूटरी को, नेगेटिव फीडबैक देती है एंटीरियर पिट्यूटरी को। इफ़ वो सबसे पहले दो चीज़ों पे इफेक्ट पड़ाती है, सबसे पहले FSH पे भी नेगेटिव फीडबैक करती है, उसके बाद सेकंड टर्म्स में वो नहीं, अगर फिर से इससे नहीं होता, लाइक उसका प्रोडक्शन बंद नहीं होता, देन उसके बाद वो चली जाती है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी के पास सबसे पहले वो चली जाती है, ठीक है। तो ये याद कर लियो, इनहिबिन जो रहता है सबसे पहले क्या करता है, FSH के पास प्रोडक्शन करवाने के लिए जाता है कि भाई तू बंद कर दे, स्पर्म प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। इफ़ वो नहीं होता तो वो फिर वापस से कहाँ जाता है, फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक लेकर के चला जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। उसी तरीके से जो लेडिक सेल है, जिसमें क्या होता है, एंड्रोजन काफ़ी ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, तो सबसे पहले वो चला जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास कि बंद कर दो भाई, एंड्रोजन काफ़ी सिक्रीट हो चुका है। इफ़ वो नहीं होता तो फिर वो उससे भी ज़्यादा बड़े लाइक हाइपोथैलेमस के पास पहुँच जाता है कि नेगेटिव फीडबैक है कि भाई काफ़ी एंड्रोजन सिक्रीट हो गए। एंड इफ़ बहुत ज़्यादा फैक्टर्स सिक्रीट हो जाते हैं तो सबसे पहले इनहिबिन का काम आता है, FSH और एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है। एंड बहुत ज़्यादा एंड्रोजन सिक्रीट हो जाता है तो सबसे पहले वो नेगेटिव फीडबैक लेके जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, उसके बाद वो हाइपोथैलेमस के पास ले जाता है। देन उसके बाद देखो नोट्स में एज देखो स्पर्मेटोजेनेसिस जो रहते हैं नॉर्मली हार्मोन फीडबैक से ही एग्जिस्ट करते हैं। इफ़ हार्मोनल फीडबैक नहीं होता तो स्पर्म का प्रोडक्शन भी वैसे ही रुक जाता, स्पर्म नहीं प्रोड्यूस कर पाते। तो नेगेटिव फीडबैक यही बोलता है, ठीक है। अगर इफ़ मान लो कोई एक एक्स हार्मोन है जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है, अगर एक्स हार्मोन नेगेटिव फीडबैक दे देता है पार्टिकुलर ग्लैंड को, दैट मीन विथ स्टॉप दैट अ ग्लैंड फ्रॉम सिक्रेटिंग इट्स हार्मोन। नेगेटिव फीडबैक का मतलब यही होता है कि भाई हार्मोन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, अब बंद कर दे, अब सिक्रीट नहीं करना है, ठीक है। वही बोला है देखो, बहुत इफ़ क्या बोला मैंने, इफ़ एंड्रोजन बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो जाएगा तो नेगेटिव फीडबैक लेकर चला जाएगा हाइपोथैलेमस के पास एंड एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। एंड इनहिबिन यानी कि सम फैक्टर्स रिलीज ज़्यादा हो चुका है तो सिर्फ एंटीरियर पिट्यूटरी के पास ही लेकर के जाता है। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू लॉट, थैंक यू लॉट। सो गाइस कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिसको अच्छे से हम सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है, ध्यान से सॉल्व करना, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, प्यारा सा कलर चूज करते हैं, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ। सबसे पहले जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन चुका है तो अब तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स ही प्रोड्यूस कराएगा। तो सबकी लास्ट लाइन तो बिल्कुल सही है, दो ही। देखो हम इसको पूरा डायग्राम के थ्रू समझने वाले हैं, डायग्राम के थ्रू देखो, लिखवाऊंगी नहीं, समझाऊंगी सिर्फ। ये हमारे पास आ जाता है प्राइमरी, ये हमारे पास आ जाता है स्पर्मेटोगोनिया, समझ जाओ। ये काफ़ी डिवीज़न किया, ठीक है, काफ़ी डिवीज़न किया, लाइक अपना नंबर इंक्रीज़ कर रहा है, नंबर इंक्रीज़ करने में लगा हुआ है भाई, लगा हुआ। कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि ये काफ़ी बड़ा हो जाता है और इसी बड़ेपन को हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कह देते हैं। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दोबारा से डिवीज़न करता है एंड ये डिवीज़न बन जाता है हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दोबारा से डिवीज़न करता है एंड ये बना लेता है हमारे पास स्पर्मेटिड्स, ठीक है।
तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि आखिर कैसा होता है। देखो, फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न के बाद, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद हमारा क्या बना, इक्वल पार्ट में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। ठीक है, समझे, समझे, समझ में आई बात एवरीवन? आई समझ में तो फटाफट से लाइक का बटन अभी क्लिक करके आओ, फटाक से। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस हमारा आ जाता है फॉर अ नॉर्मल फर्टिलिटी। नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए एटलीस्ट हमारे पास 60% स्पर्म्स नॉर्मल शेप एंड साइज के चाहिए, एटलीस्ट 40% ऑफ देम मस्ट शो द विगरस मोटालिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है सिक्वेशियल अरेंजमेंट करना है। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया फर्स्ट, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंड। तो पहले 5 4 5 4 5 4 5 4। उई जा, क्या लिखा है इसमें, तो आया ही नहीं। पहले 4, हाँ पहले 4 फिर 5, तो इसका सही ऑप्शन डी आ जाता है। फिर क्या है, द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोसाइट्स इंड्यूस बाय द FSH, the spermatogenesis, the number of spermatozoa generate by a single primary spermatocytes is 4, जिसमें हमने पढ़ा भी था अभी। हर एक स्पर्मेटोगोनियम जो रहता है वो डाइप्लॉइड होता है, उसके पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, क्या है, कुछ गलत हुआ क्या गाइस? नो, आई थिंक नो, एनीथिंग इज नॉट रॉन्ग लाइक। ठीक है, देखो सबसे पहले देख लेते हैं। देखो ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ये तो पक्का हमारे पास क्या होगा, सेकेंडरी। ठीक है, ये हमारे पास आप देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो डी होगा, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया भाई डी ऑप्शन दिया कहाँ है, लाइक सी के पास ये डी ये है क्या? आई होप यही हो, लाइक मुझे लगता है यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ, पता नहीं गाइस ये कैसे दे दिया, लाइक ठीक है शायद यही है। वही बोला मैंने ना कि सबसे पहले देखो स्पर्मेटोगोनिया ही रहता है, तो सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया होगा, तो सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम रहा, बी में क्या आ जाता है, फिर आता है हमारे पास सर्टोली सेल्स। ठीक है, सर्टोली सेल्स आते हैं जो हेल्प करते हैं। ठीक है, तो फिर ये ऑप्शन हमारे पास डी सही हो जाता है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछ रहा है, हमारे पास पूछ रहा है सीक्वेंस बताओ। तो सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया आएगा, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आएंगे, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आएंगी, फिर स्पर्मेटिड्स आएगा, फिर स्पर्मेटोजोआ आएगा, तो सही ऑप्शन बी है। ठीक है, द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगोज सेकेंड मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 इक्वल साइज के हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स आएंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप रिप्रेजेंट डाइप्लॉइड सेल? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या होता है, डाइप्लॉइड होता है, लेकिन सेकेंडरी नहीं होता, तो ये तो सबसे पहले काट देते हैं। स्पर्मेटोगोनिया 2n होता है, स्पर्मेटोजो n होता है, तो इसको भी काट ही दो। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स n होता है, इसको भी काट ही दो, तो बचा क्या, ये तो इसका ऑप्शन सही कौन सा होगा, डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी क्या लिखा हुआ है, द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसपोर्ट इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। 100 स्पर्मेटोगोनिया है, देखो 1 से 4 बनता है, ऐसे बहुत आसान है मैथ, 1 से 4 बनता है, तो 100 से कितने बनेंगे, कितना आसान है गाइस, कितना आसान है ना, बिल्कुल आसान है। 1 से 4 तो 100 से 400, नहीं चल ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन कुछ और ही पूछ रहा है, अच्छे से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये क्या लिखा हुआ है, रेड टर्म लगाते हैं। 100 स्पर्मेटोगोनिया है। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया, एक स्पर्मेटोगोनिया से पहले तो ये डिवीज़न हुआ, बड़ी सेल बनी जो कि एक प्राइमरी सेल है, फिर इससे 2 सेल बनती हैं जो कि सेकेंडरी सेल है, फिर इससे 4 सेल बन जाते हैं जो कि स्पर्मेटिड्स कहलाते हैं, तो ये स्पर्मेटिड्स हैं। तो अब देखते हैं, अगर एक से एक ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन रहा है, तो 100 स्पर्मेटोगोनिया से 100 ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, तो पहला तो सही है सबका ही। फिर आ जाता है सेकेंडरी, यानी 2 बन रहे हैं, तो 1 से 2 बन रहे हैं, तो 100 से 200 बनने चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो 200 जिसमें है इसको काट दो, ये दोनों को रखो। ठीक है, समझ गए। अब हमारे पास पूछ रहा है स्पर्मेटिड्स, तो स्पर्मेटिड्स 4 बने हैं, तो 400 होने चाहिए, सही है सबका।
400 है तो ऑफकोर्स 400 ही चाहिए। स्पर्म भी 400 ही बनेंगे, क्योंकि स्पर्मेटिड्स 4 है तो स्पर्म्स जो होते हैं वो भी 400 ही बनेंगे। तो इसका सही ऑप्शन मुझे तो मिल गया गाइस, मुझे तो मिल गया। इसका सही ऑप्शन होगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है, स्पर्मियोजेनेसिस अकर्स इन, स्पर्मियोजेनेसिस कहाँ पे होता है, तो ये कहाँ होता है हमारे पास, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। फॉर फाइंड द करेक्ट ऑप्शन, सर्टोली सेल्स एंड नर्व सेल्स सही है। सर्टोली सेल्स इवॉल्व इन, भाई पूरा ही सही होगा, 2 सही हो गया, सब सही है। रिलीज ऑफ द स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से हम क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन का ऑप्शन यहाँ दिया है। 9 का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, नेक इज फिल्ड विथ, देखो अभी पढ़ा नहीं तुमने, स्पर्म का डायग्राम नहीं पढ़ा है, अभी जब पढ़ाऊंगी तब इसको सॉल्व करने आ जाना, लेकिन मैं इसको सॉल्व कर दे रही हूँ, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन ये क्या कहता है, नेक जो रहता है फिल्ड होता है एंजाइम से, जिसको हम फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। द हेड ऑफ द पल्प कंटेन डाइप्लॉइड न्यूक्लियस, ठीक है। द मिडल पीस प्रोसेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर मूवमेंट ऑफ द स्पर्म। तो ये तो बिल्कुल सही है, मिडल पीस के पास न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो प्रोड्यूस करवाती है एनर्जी फॉर मूवमेंट ऑफ द स्पर्म्स, ठीक है। ये तुमने पढ़ा नहीं है, पढ़ा नहीं है, फिर भी मैं करूँगी, मैं तो करूँगी गाइज, मैं तो करूँगी। डी क्या है, एक्रोजोम है, जहाँ पे एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये तो पढ़ा है, ये तो पढ़ा है। इनकरेक्ट बताओ। एफएसएच जो रहता है सर्टोली सेल पे एक्ट करता है, स्टिमुलेट करता है सम फैक्टर को जो हेल्प करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस पे, सही है। गोनाडोट्रोपिन जो एक्ट एज एन एंटीरियर पिट्यूटरी पे ग्लैंड एंड इंक्लूड द सिक्रेशन ऑफ 2 गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, सही है। एफएसएच एक्ट एज द लेडिक सेल्स, बिल्कुल गलत बात है। एफएसएच एक्ट करता है किस पे, एफएस, हमें तो आंसर सही मिल गया, आप लोग को पता नहीं। एफएसएच एक्ट करता है किस पे, सर्टोली सेल्स पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट इन इनसाइड द वॉल ऑफ एन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मल्टीप्लाइड बाई, स्पर्मेटोगोनिया सबसे पहले माइटोटिक डिवीजन करता है, तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास 1 हो जाता है। 13 में क्या बोल रहा है, हर एक स्पर्मेटोगोनिया जो रहता है सबसे पहले हैप्लॉइड डाइप्लॉइड नेचर का होता है, 46 क्रोमोसोम इसमें प्रेजेंट होते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कंप्लीट कर देता है मियोटिक डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन, और क्या बनाता है, दो ही बनाता है। इक्वल साइज के हैप्लॉइड सेल जिसको हम स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं, सेकेंडरी वाला। द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्म्स बाय द प्रोसेस ऑफ एन स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, क्योंकि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिग्निफिकेंट अमाउंट में बढ़ने लगता है। देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ ऑफ रिलीजिंग हार्मोन, देयर इज अ सिक्रीशन ऑफ, क्या बोल रहा है गाइस, सेकंड थर्ड तो मतलब फर्स्ट एंड सेकंड, ग्रोथ हार्मोन ऐसा कुछ नहीं होता, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करवाता है, ठीक है। छोटी छोटी मिस्टेक देख रहे हो, छोटी छोटी मिस्टेक कितनी गंदा फंसोगे आप, तो प्लीज़ ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। सबसे पहली बात करेक्ट क्या है, सबसे पहले गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से आया, ठीक है। फिर किस पे एक्ट करता है, पिट्यूटरी हार्मोन पे। पिट्यूटरी हार्मोन 2 हार्मोन एलएच और एफएसएच रिलीज करवाती है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एलएच, लेडिक सेल, एंड्रोजन, स्पर्मेटो, तो सही तो मुझे पहला ही मिल गया, ठीक है, ठीक है, पहला ही मिल गया। तो यहाँ मैं आपका थैंक यू करने वाली हूँ, बहुत बड़ा वाला थैंक यू, ठीक है। तो प्लीज़ देखो हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म में देखो मेनली पार्ट्स, देखो 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला हेड, नेक, मिडल पीस और टेल। एक ऐसे ही मैं रफली डायग्राम बना दूँ तो कुछ इस तरीके का स्पर्म होता है, कुछ ज़्यादा ही रफली बना दिया, हंसो मत मैं थोड़ी प्रोफेशनल मेकर हूँ, आई नो। अब मत हंसने लगना, इंसान बना दिया क्या दीदी, ऐसे मत कहो गाइस, इंसान नहीं बनाया, इंसान तो ऐसा नहीं होता। ये देखो इसका हेड रीजन है, समझ रहे हो, ये बीच में न्यूक्लियस होता है बड़ा सा, ठीक है। तो ये जो रीजन जो मैंने भरा है ना, ये एक्रोजोम है। एक्रोजोम एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा पार्ट होता है जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स भरे होते हैं जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, इसको हम एक्रोजोम कहते हैं। इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, पता है ना, न्यूक्लियस कहते हैं, डाइप्लॉइड होता है। ये जो है ना, यही हेड है। पिंक से लिख दूँ वरना पिंकू भाई को समझ नहीं आएगा। कब पिंकू भाई, इसमें कोई पिंकू भाई तो होगा ही ना। हेड है, ठीक है, हेड, हेड। ये जो रीजन है ना, इसको हम रीजन, रीजन नहीं रीजन, इसको नेक रीजन कहते हैं, ठीक है। ये जो रीजन है ना, जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम मिडल पीस कहते हैं। एमएमसी याद रखना, मिडल पीस में ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसको हम मिडल पीस कहते हैं। ये जो रीजन है जहाँ से स्पर्म की टेल स्टार्ट होती है, इसको हम टेल रीजन ही कहते हैं। तो ये प्यारा सा स्पर्म बन गया, ठीक है। अब देखो कलर बदलना है, हम कलर बहुत जल्दी बदलते हैं, पता है ना।
देखो एक्रोजोम, एक्रोजोम डिराइव फ्रॉम गोल्जी बॉडी, कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एंजाइम से भरा हुआ होता है, जो स्पर्म लाइसिन के नाम से भी जाना जाता है। ये हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन में, जो ओवम के अराउंड मेम्ब्रेन होती है उसको तोड़ने में हेल्प करता है। ऐसा फट से, ऐसे मान लो ओव्यूल है, ऐसा फट से धक्का दिया और ये जो है ना कुछ ऐसा नोखीला पार्ट रहेगा तभी तो जाकर के तुरंत 3 अंदर घुसेगा, समझ रहे हो? वही चीज़ है। ये हेड रीजन प्रेजेंट है, ये नेक रीजन प्रेजेंट है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। देखो 2 तरह के यहाँ सेंट्रियोल्स होते हैं, पहला प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, दूसरा डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल एक्सियल फिलामेंट यानी कि बनाने में हेल्प करता है। मिडल फीस में माइट्रोकॉन्ड्रिया होते हैं जो 25 से 30 होते हैं, स्पाइरली अरेंज होते हैं, जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं यानी कि मूवमेंट ऑफ स्पर्म में हेल्प करवाते हैं। ये जो एक्सियल फिलामेंट अंदर बना हुआ है ना, यही क्या कौन बनाता है? डिस्टल सेंट्रियोल। थोड़ा गौर से देखो, यही तो बनाते हुए आ रहा है, ये डिस्टल सेंट्रियोल है, ये बनाते हुए एक्सियल फिलामेंट निकल रहा है, वही चीज़ है। टेल को सपोर्ट करने में हेल्प करता है, टेल है जो कि विप्लास होता है, जल्दी बहुत फास्ट मूवमेंट में हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ स्पर्म में। सॉरी, ये नोट देखो क्या लिखा है। एक इजैकुलेशन में लगभग 2.5 to 5 ml सीमेन बाहर आता है नॉर्मली। इन अ हेल्दी इंडिविजुअल में लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स इजैकुलेशन के टाइम पे बाहर आते हैं। इनमें से नॉर्मल फर्टिलिटी में एटलीस्ट 60% के पास नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए। साथ में 60% मतलब आउट ऑफ 60 में जो 40% है ना, इसी में इसका ही 60% में से 40% निकालोगे तो विग्रस मोटालिटी इसकी होनी चाहिए। अब स्पर्म का डायग्राम, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये एक्रोजोम बना है, ये न्यूक्लियस है जिसके पास क्रोमोसोम्स प्रेजेंस होते हैं। नेक रीजन है, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होगा। मिडल पीस है, माइट्रोकॉन्ड्रियस में है जो कि एनर्जी करवाता है, एनर्जी प्रोवाइड कराएगा जिससे कि मूवमेंट हो पाएगा। ये टेल रीजन है। लेट अस एग्जामिन स्ट्रक्चर ऑफ एन स्पर्म्स का स्ट्रक्चर देखें अगर हम, तो सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखो। हेड तो हमें हेड दिखाई देगा, नेक दिखाई देगा, मिडल पीस दिखाई देगा, टेल दिखाई देगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पूरा बॉडी कवर होगा, आता है असर्शन रीजन में, याद कर लेना। स्पर्म के पास, हेड के पास इलोंगेट हैप्लॉइड न्यूक्लियस अंदर प्रेजेंट होता है। एंटीरियर पोर्शन के बाहर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम है एक्रोजोम प्रेजेंट होता है। एक्रोजोम फिल्ड होता है एंजाइम से जो कि फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम में हेल्प करवाता है। मिडल फीस के पास माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है मूवमेंट ऑफ टेल में एंड मोटालिटी थोड़ी तेज करवा देता है। और एक ह्यूमन इजैकुलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स जो रहते हैं कोइटस के टाइम पे 2.5 to 5 ml जो हमारे पास सीमेन होता है वो बाहर निकलता है। इनमें से 60% स्पर्म्स की मोटालिटी तेज होनी, 60% स्पर्म जो होते हैं उनका जो मूवमेंट होता है नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए। और एटलीस्ट 40% ऑफ दैम, याद रखना दैम मतलब 60 में का ही 40% विग्रस मोटालिटी करते रहना चाहिए। स्पर्म रिलीज होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, ट्रांसफर होता है एसेसरी डक्ट से, फिर सिक्रीशन इपिडिडाइमस के, वॉस डिफरेंस के, सेमाइनल वेसिकल के, जो कि मैचुरेशन और मोटालिटी ऑफ स्पर्म में हेल्प करते हैं। सेमाइनल प्लाज्मा अलॉन्ग विथ स्पर्म जिसको सीमेन कहते हैं। कहा भाई तुमको हम बहुत पहले पढ़ा चुके हैं, बहुत स्टार्टिंग लेक्चर में ही तुमको बता दिया था कि सीमेन और सेमाइनल प्लाज्मा को मिला के क्या बनता है, कुछ गलत बोल दिया। सीमेन नहीं गाइस, सीमेन नहीं, स्पर्म और सेमाइनल प्लाज्मा को मिला करके ही सीमेन बोलते हैं इसको हम। देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है। फंक्शन जो होते हैं मेल सेक्स रिडक्टर ग्लैंड के मेंटेन किया जाता है टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन के द्वारा। अब देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन महा इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ख़त्म किया ना इतने प्यार से, उसी तरीके से आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी उतनी प्यार से ख़त्म करेंगे 2 घंटे में। देखो मैंने पूरा मेल स्ट्रक्चर 2 घंटे में कवर कर दिया, उसी तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी 2 आवर्स में कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ठीक है। कौन कौन एग्री है? लो हार्ट पूरे कमेंट में भर दो, ठीक है।
सबसे पहला देखो, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आता है जिसमें कि ओवरी आती है। सेकंड में है फीमेल एसेसरी डक्ट्स आते हैं, पता है सेम वही है भाई। गैमेट रिलीज कराएगा, मेल सेक्स हार्मोन रिलीज कराएगा। डक्ट क्या करते हैं, जैसे फेलोपियन डक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, वही काम करते हैं सिक्रीशंस और हेल्प करते हैं लाइक फर्टिलाइजेशंस में। जो एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड्स मेनली एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। मेमरी ग्लैंड्स हो गया, मेमरी ग्लैंड होता है, और एक वेस्टिंग बैबुलर सेल्स होते हैं, लाइक बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया की बात करें तो इसमें वुल्वा कहते हैं दोनों को मिला करके, जिसमें वुल्वा में यानी वेजाइना मोस्टली इसको हम कहते हैं, वेजाइना वुल्वा सेम ही होता है। इसमें मोन्स प्यूबिस आता है, लेबिया माइजोरा आता है, लेबिया माइनोरा आता है, क्लाइटोरिस आता है, एंड चौथा हाइमेन आता है, पाँचवा सॉरी। नोट में देख लो, इनके साथ साथ वन पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सपोर्ट करता है ओव्यूलेशन को, फर्टिलाइजेशन को, प्रेगनेंसी को, और बच्चा जब बर्थ लेता है उसके बाद भी। ये स्ट्रक्चर है। उसके पहले मैं अपना डायग्राम बनाने वाली हूँ, अपना डायग्राम नहीं गाइस, अपने नहीं बनाने वाली, ठीक है, खुद बना के दिखा रही हूँ, ठीक है। देखो कुछ इस तरीके से ये डायग्राम होता है, तो जिस तरीके से मैं बना रही हूँ ना वो तुम सीख लो ना, इसमें क्या है, सीख लो, सीख लोगे तो देखो तुमको ही आसान होगा। लाइक देखो, एग्ज़ाम अगर देना है तो तुमको सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा गाइस। क्या करा देते हो आप लोग भी, पूरा मिटा दिया आप लोग भी ना। देखो मैं क्या करवाने वाली थी ना, देखो नॉर्मली देखो ऐसे किया, ऐसे किया, फिर ये कप लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। इसके हाथ होते हैं तो नॉर्मली तुम थोड़े से हाथ बना के दोनों को मिला के, मतलब मैं एक बार में ही बना लूँगी। यहाँ मैंने लिया, थोड़े हाथ बना दिए, यहाँ लिया, इन दोनों को लाके यहाँ। ये हाथ बने हैं किस लिए, ताकि ये एग को कैरी कर सके। ये हमारे पास एग है, ठीक है, ये हमारे पास एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, ठीक है, ये हमारे पास फंडस है। समझ गए। अब मैं सबको लाइन से नाम लिखवा दूँ, नाम लिखवा दूँ, बोलो एक बार फटाफट से, लाइक कमेंट में लिख दो, हाँ लिखवा दो, लिख दो फटाफट से। यहाँ ये हमारे पास है ओवरी, क्या है ओवरी, ये क्या है हमारे पास, ये क्या है, ये क्या है। सबसे पहला पार्ट जो होता है ना, फिम्ब्रे लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम फिम्ब्रे कहते हैं। ये क्या है, इनफंडिबुलम, सॉरी 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 एवरीवन, फिम्ब्रे। ये स्ट्रक्चर जो हमारे पास है इसको हम कहते हैं, अरे गाइस थोड़ा सा तो भाई, थोड़ा सा तो साथ दे दो। इनफंडी, फंडी, फंडी मतलब समझ रहे हो, फंडस मतलब स्ट्रक्चर ऐसा फंडस टाइप, इनफंडीबुलम, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास है ये हमारे पास आ जाता है इस्थमस, इस्थमस। ये जो स्ट्रक्चर है ना ये हमारे पास है एम्प्यूला। आप भी सोच रहे होगे पगला तो नहीं गई फाल्गुनी, सॉरी काया पगला तो नहीं गई, क्योंकि मैंने एम्प्यूला इसको बता दिया, यही सोच रहे होगे ना। एम्प्यूला, देखो एम्प्यूला एक मोटा सा पार्ट है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। ये जो पतला सा पार्ट है इसको हम बोल देते हैं इस्थमस, इस्थमस। ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये है फंडस, ठीक है। ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है वेजाइना, वेजाइना, सर्विक्स, यहाँ पे वेजाइनल कैनाल होता है, समझ रहे हो। एक चीज़ याद रखना, वेजाइना प्लस में सर्विकल कैनाल को मिला करके क्या बनता है, बर्थ कैनाल, ठीक है। वही स्ट्रक्चर है बना हुआ, देख रहे हो, यही चीज़ है, यही चीज़ है डिट्टो। ये हमारे पास यूट्रस, ठीक है। ये वॉल ऑफ यूट्रस समझना है भाई, ये देखो मैंने नहीं समझाया तुमको, यही समझा देती हूँ, ठीक है, समझा देती हूँ, ठीक है। वो यूट्रस है, वही मैंने सोचा था कि कुछ तो बोल रही हूँ, कुछ तो बोल रही हूँ, वही बोल रही थी। ये हमारे पास आ जाता है यूट्रस, समझ गए। यूट्रस की 3 लाइनिंग होती है। सबसे बाहर वाली लाइनिंग को पेरीमेट्रियम कहते हैं,
बीच वाली लाइन को मायोमेट्रियम कहते हैं, एंड तीसरी लाइन को हमें एंडोमेट्रियम कहते हैं, जो सबसे अंदर की लाइनिंग होती है। ये जो पार्ट होता है इसको हम सर्विकल कैनाल कहते हैं, जो कि वेजाइनल प्लस सर्विकल, सॉरी गलत बोल दिया, ये हमारा सर्विकल कैनाल ही है, ठीक है, सर्विकल कैनाल ही है। सर्विकल कैनाल और वेजाइना दोनों को मिलाकर के हमारे पास एक चीज़ बनता है जिसको हम कहते हैं बर्थ कैनाल। सॉरी कौन से कॉल आ गया था, ठीक है। तो ये हमारे पास बर्थ कैनाल आ जाता है, ठीक है। ये सर्विक्स है, लास्ट नैरो पार्ट है हमारे पास यूट्रस का, यूटेराइन कैविटी ये प्रेजेंट है, फंडस ये प्रेजेंट है, जो इस्थमस और एम्पुला है उनको मिला करके देखो ये 3 पार्ट्स होते हैं, इस्थमस, एम्पुला एंड इन्फंडिबुलम, जिसको मिला करके बोलते हैं फलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। ये यूट्रस है, सॉरी ओवरी है, फंडस ये है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहला ओवरी होता है, जो कि एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ओविडक्ट यानी फलोपियन ट्यूब होता है, यूट्रस होता है, सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो कि पेल्विक रीजन में लोकेटेड होता है। ये जो पार्ट्स होते हैं इनके 7 पेयर्स में प्रेजेंट होता है मैमरी ग्लैंड, जो कि स्ट्रक्चरली, फंक्शनली एंड टू सपोर्ट करवाता है ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी एंड बर्थ एंड चाइल्ड केयर में बेबी के। ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है जो कि प्रोड्यूस करवाता है फीमेल गैमेट को भी, और साथ में स्टेरॉइडल हार्मोन, जो कि ओवेरियन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, और हमारे पास एस्ट्रोजन, सॉरी प्रोस्टेट ग्लैंड मैंने कुछ गलत ही बोल दिया, प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं, और साथ में एस्ट्रोजन बोलते हैं। ओवरी लोकेट होती है 1 ईच ऑफ साइड ऑफ ए लोअर एब्डोमेन पास। हर एक ओवरी 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ की होती है, जो पेल्विक वॉल से कनेक्ट, पेल्विक वॉल एंड यूट्रस से कनेक्ट होती है बाय मीन ऑफ लिगामेंट से। इंपॉर्टेंट, ईच ओवे इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम लूज स्किन, जिसको ओवेरियन स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सबसे पहला पेरीफेरल जोन में, जिसको पेरीफेरल कॉर्टेक्स कहते हैं, इनर मेडुलरी रीजन कहते हैं। यूटेराइन फंडस है, यूटेराइन कैविटी है, ओवरी है, 3 वॉल्स होते हैं, इनको मिला करके हम यूट्रस कहते हैं। यूट्रस की 3 लाइन होती है, सर्विक है, सर्विकल कैनाल है, यहाँ पे वेजाइना मिलेगा, फिर ये हमारे पास फिम्ब्रे लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जो कि एगो को रिसीव करता है, इस्थमस, एम्पुला, इन्फंडिबुलम को मिला करके फिलोपियन ट्यूब या फिर हम ओवी डक्ट कहते हैं। ये एम्पुला रीजन दिख रहा है, ये एम्पुला रीजन दिख रहा है, यहीं पे रियल फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, एक पेयर में है यानी 2 नंबर में है, लेंथ इसकी 2 से 4 सेंटीमीटर की है। ओवरी अटैच होती है पेल्विक एंड यूट्रिक वॉल से बाय द हेल्प ऑफ लिगामेंट। हर एक मतलब पूरा स्पेस मिला है तो उसको हम ओवरियन स्ट्रोमा कहते हैं। 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, आउटर की कॉर्टेक्स है जिसको हम फॉलिकल्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं, इनर की मेडुलरी है जिसमें बहुत सारे ब्लड वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। समझ में आई बात? ये स्ट्रक्चर है, पढ़ोगे इंपॉर्टेंट है, यही है। ये पूरा मिला करके हम पूरा मिला दें ना, तो ये पूरा जो मिला दे तो इस पूरे को मिला करके हम क्या कहते हैं, ओवरियन स्ट्रोमा, क्या बोलते हैं, ओवरियन स्ट्रोमा, ठीक है। और इधर साइड पे मेडुलरी रीजन प्रेजेंट है जहाँ पे ब्लड वेसल्स होते हैं, एंड उधर साइड पे कॉर्टेक्स रीजन है जहाँ पे फॉलिकल्स प्रेजेंस होते हैं जो डेवलप्ड करते हैं, एग को बनाते हैं, ठीक है। जर्मिनल एपिथेलियम, ट्यूनिका, एल्बुजिना, वही सारी चीज़ें जो कि ओवरी की बाहर की लाइनिंग किस किस चीज़ से बनती है वो बताया गया है, ठीक है। ओवरियन लेगामेंट, वही बोला कि पेल्विक ओवरियन लिगामेंट, सॉरी ये गलत बोल दिया मैंने, लेगामेंट से अटैच होता है, लाइक पेल्विक वॉल और ओवर यूट्रस की वॉल से लाइक लेगामेंट से अटैच होता है। तो यहाँ पे मैं आपका थैंक यू वाला बहुत बड़ा थैंक यू करने वाली हूँ कि आप लोग मेरे साथ पूरे के पूरे 2 घंटे जुड़े रहे। थैंक यू सो मच प्यारी अकाया आर्मी, थैंक यू सो मच अकाया आर्मी, ठीक है। लव यू सो मच। फिर भी फेलोपियन लाइक फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जो कि ऐसे ही 2 आवर का लेक्चर होगा, मैं ज़्यादा लंबे लेक्चर्स नहीं बना सकती। थैंक यू सो मच, लव यू।